मैं अभी सोलो जा रहा हूँ सर। और इंट्रोडक्शन। माधव जी, नमस्कार। मेरा विजुअल और ऑडियो तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी सी लाइट अगर बेटर हो जाए तो दैट विल बी ओके, अदरवाइज क्लियर है। थोड़ी सी डार्कनेस है, इफ इट इज पॉसिबल, नहीं तो अदरवाइज यू आर विजिबल एंड आपकी लेट मी आवाज आ रही सर। लेट मी वो उनके चेहरे पे थोड़ी लगे ना तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा। क्या कुछ बेटर हुआ है क्या? आप नहीं। अभी नहीं हुआ है तो आप कर लीजिए, मैं इंट्रोडक्शन जब तक करता हूँ। नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। बात 25 में आज दो शहर के विद्वान मित्रों के साथ एक बड़े ही गंभीर विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जन आंदोलनों को हम सभी लोग बड़े लंबे समय से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। उसकी आवश्यकताओं और उसकी अगर कहा जाए कि उसकी परिणति भी हम देखते रहे हैं। तो दोनों विद्वान मित्रों के साथ इस विषय की चर्चा करेंगे, फिर उसमें से बात निकलेगी। तो दोनों ही जो मित्र हैं जो कि पार्टिसिपेंट हैं, उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूँ। धन्यवाद लोकेश कुमार सिंह जी साहब, धन्यवाद डॉक्टर नीरज रावत साहब। तो लोकेश कुमार सिंह तो लोक के शायर हैं और 2000 से अधिक कवि सम्मेलन और उसमें आपकी हमेशा धूम रहती है। और विभिन्न विषयों पे हमने इनको बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहराई से चर्चा करते हुए इनकी कविताएं सभी लोग सुनते रहे हैं, उससे लाभान्वित होते रहे हैं, एक दृष्टि की उससे मिलती रही है। तो लोकेश कुमार सिंह जी साहिल साहब, आपका स्वागत है बात 25 में। थैंक यू माधव जी। और नीरज रावत साहब जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वहाँ की जो राजनीति में है, एक समय विशेष में, एक कालखंड में बड़े जोर शोर से उन्होंने हिस्सा लिया है। काफी दबंगता के साथ, अगर वो शब्द के गलत अर्थ नहीं निकले और उसके बाद में उस सारी की सारे व्यवस्था से, उच्च विचारधारा से, किन्हीं कारणों से फिर वो लोग नीरज साहब एमबीए करने, यानी कि उसको इकोनॉमिक्स और उसको छोड़ के अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर विदेशों में कार्य किया और कॉरपोरेट जगत में कार्य किया, सिंगापुर में, मनीला में, साउथ कोरिया में काम किया। तो एक अलग जो वातावरण है और वहाँ पे भी किस तरह से सरकारें चलती हैं, किस तरह से लोग सरकारों के काम पे टिप्पणियां करते हैं, या कि उस सिस्टम की क्या बेहतरियां हैं, वो उसको अच्छी तरह से देख समझा है, ठोक बजा के देखा समझा है डॉक्टर नीरज रावत साहब ने। और आजकल जयपुर में है और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रुचि है, उसमें कई तरह के कार्य में आप लिप्त हैं। तो नीरज रावत साहब, आपका भी स्वागत है। तो आज का विषय आप सभी से चर्चा हुई थी कि भाई जन आंदोलनों का इतिहास, सार्थकता और उनका भविष्य। तो मेरी तो एक सामान्य समझ के हिसाब से आप दोनों विद्वानों से मेरी ये जिज्ञासा रहेगी कि आप इसको कैसे देखते हैं, इसके इतिहास को। लोकेश कुमार सिंह जी ने तो स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी के साथ में भी उनकी यात्राओं की उसको नज़दीक से देखा समझा है, और दूसरे भी जो आंदोलन हैं उन पे भी गहरी नज़र रखी है। तो लोकेश कुमार सिंह जी, आप इस बारे में अपने विचार रखें कि इस लंबे दौर में जब आप सब देखते रहे, तो आपका क्या उसका अनुभव रहा और आकलन रहा। लोकेश कुमार सिंह जी साहब। बहुत शुक्रिया माधव जी। जन आंदोलन का सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि जन आंदोलन की आवश्यकता क्या है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और कौन सी शासन प्रणाली में ये ज्यादा ठीक रहता है। तो एक तो मुझे ये महसूस होता है कि जहां मोनार्की हो, जहां डेमोक्रेसी, वहां शायद जन आंदोलन उभरने की संभावना अधिक होती है।
क्योंकि वहाँ जनता के अधिकारों पे कुछ अंकुश अधिक रहता है। और कभी भी जी, किसी भी बात से उबाल खा करके पब्लिक रिवॉल्ट कर सकती जी, है। डेमोक्रेसी में जन आंदोलन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। जी, और जी, इंटरेस्टिंग, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुना गया शासन। जी, जाहिर है कि लोगों के द्वारा चुना गया शासन जो है, उसमें अगर लोग ही आंदोलित होकर के किसी बात पे आमादा हों, तो वो फिर कुछ गंभीर बात नहीं चाहिए। जी, और मैं एक बात जोड़ना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि पब्लिक लाइफ जो है, जिसको पॉलिटिकल लाइफ कह सकते हैं, उसमें नैरेटिव जो है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है दरअसल। हम्म, धारणाएं जिसको कहते हैं, धारणा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी, और इस तरह की धारणा बना लेती है किसी बात को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बात। आजादी के बाद हम देखते हैं कि जो दो तीन बड़े आंदोलन हमारे सामने नजर आते हैं। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन का जो प्रश्न है, तो वो तो एक अलग किस्म का आंदोलन था। जी, 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 वो अलग अलग था सर। और उसमें एक हमारे सामने एक निश्चित लक्ष्य भी था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब एक थे। तो वहाँ जी, कोई बहुत अत्याचार की बात नहीं थी। और वहाँ सबको आजादी चाहिए थी, उसके विरोध में भी कोई नहीं था। विरोध में जो लोग थे, वो लोग थे जो हम पे राज कर रहे थे। जी, तो वो तो गांधी और गांधी की टीम ने एक बड़ा काम किया ही था, पब्लिक को जोड़ा ही था सारी चीजों जी, से। लेकिन जी, आजादी के बाद पहला बड़ा आंदोलन जो मैं देख पाता हूँ, वो तो वो तथाकथित संपूर्ण क्रांति थी। वो जयप्रकाश जी ने जिसको संपूर्ण क्रांति नाम दिया, और बाद में उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज भी किया। हालांकि उससे पहले 67 में भी कुछ इस तरह का प्रयास, आपको याद होगा कि डॉक्टर लोहिया कर चुके थे। जी, 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 अंतों में वो संवित सरकारें बन भी गई थी। जी, लेकिन क्योंकि मैं उस समाजवादी विचारधारा का विद्यार्थी रहा हूँ, उससे जुड़ा रहा हूँ, और अभी जी, आपने जी का भी उल्लेख किया, तो मैं जरूर साझा करना चाहूंगा इस मंच से। जी सर। इंडिया की एक बड़ी गलती शायद ये थी कि वो जो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था, वो रणनीति के लिहाज से ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको लक्ष्य बना लिया। हम्म, और वो लक्ष्य बनाने के बाद जो उसका जो हश्र हुआ, फिर हमने देखा कि फिर वो इस तरह के गठजोड़ बने, फिर वो चाहे 67 का मामला हो और चाहे 77 का मामला हो, कि वो जी, लंबे चल, क्योंकि उसमें मूल रणनीति जो थी उसी को लक्ष्य बना लिया। और जब हम उसी को ध्येय मान लेते हैं, लक्ष्य मान लेते हैं, तो फिर कोई ज्यादा नीतिगत चीजों पे ध्यान हमारा जाता नहीं है। जी, जी, तो इसमें मतलब जिन मिसेस गांधी को 56,000 मत से हराया इस देश, 2.5 बरस तक सारा मुद्दा उठा लाए वापिस, और फिर उनको राज किया में। जी, और उसके बाद थोड़ा आंदोलन में देखता हूँ जो पूरी तरीके से पॉलिटिकली कल्टीवेटेड और मोटिवेटेड था। इन दो शब्दों पे मैं ध्यान चाहूंगा दोनों मित्रों का। जी, जी, जी सर, जी दो सर। 2012 का अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, वो पॉलिटिकली कल्टीवेटेड भी था और मोटिवेटेड भी था। जी, और इस आज इसलिए आज ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि उस समय जो नैरेटिव बनाया गया और जिस किस्म की ताकतें उस आंदोलन के पीछे थी, और ये कि वो आज बेनिफिशियरी हैं वो तमाम उस चीजों के। अन्ना हजारे आज भी हमारे बीच में है। आई डाउट कि अन्ना आज अगर कोई कॉल दें, तो शायद 500 लोग भी इकट्ठा ना हो। जी, लेकिन वो जब प्रणब मुखर्जी समेत भारत सरकार के चार चार मंत्रियों को उनसे बात करने जाना पड़ रहा था, जी, तो जवान तिरंगा लेकर उसमें अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा था घूम घूम करके। और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो गए। आम आदमी पार्टी उससे बन गई। हमारे जी, विश्वास वो, उनको मैं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मानता हूँ उस आंदोलन का। अन्ना हजारे के आंदोलन का अधिक लाभ अगर किसी व्यक्ति विशेष को हुआ है, तो वो डॉक्टर कुमार हुआ है। लेकिन उसका भी मैंने देखा कि वो आंदोलन किस तरह की फुटिंग्स पे था, और अल्टीमेटली फिर वो पीस में और कॉमनवेल्थ में और वो सारी चीजें क्या रूप ले गई। लेकिन जाहिर है कि राज को तो गलत किया, नेरेटिव तो बन ही गया। 1,76,000 करोड़ का घपला करने वाली सरकार वाला नेरेटिव तो बना ही दिया गया। और बाद में वो
सच हुआ झूठ हुआ वो बात की बातें हैं, लेकिन राज तो पॉलिटिक है। और जी, अल्टीमेटली किसी जन आंदोलन का जो मूल उद्देश्य मुझे लगता है होना चाहिए, वो शायद होता भी ये है कि उस समय की सत्ता के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा हो। और मैं इस पे एक बात जानबूझ करके और जोड़ दूं माधव जी, जी, कि राम जन्मभूमि की यात्रा का अगर आप इसमें उल्लेख करना चाहें, तो वो भी एक जन आंदोलन का एक रूप था। वो भी एक लक्ष्य विशेष को लेकर के लोगों को मोबिलाइज किया गया, और लोग मोबिलाइज हुए, लोग निकले सड़कों पे। उस समय अडवाणी जी जब चलते थे तो आप दोनों मित्रों को याद होगा कि बिल्कुल कितना याद। हुजूम चलता था उस जी, दौर में। तो अब देखिए, राजनीति में मेरा मानना है, मैं दोबारा अपनी बात पे आता हूँ कि नैरेटिव बड़ा काम करता है साहब। धारणाओं को बनना और धारणाओं का बिगड़ना, ये राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब ये बात अलग है कि वो धारणाएं सच पे कितनी आधारित होती हैं या नहीं होती। जी, 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 जी। तो डॉक्टर नीरज रावत जो साहिल साहब ने एक पूरा अपना अ, जन आंदोलनों के बारे में जो भी जो अनुभव है और जो मीमांसा की है, तो उसको आपसे निवेदन है कि आप उसको आगे ले जाएँ। उस हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव तो कई सिर्फ़ भारतीय तंत्र और वहाँ की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं से परे है। तो आपने तो बाहर के भी तंत्र बड़ी अच्छी तरह से देखे हैं। तो आप जो माना जाता है कि दे आर बेटर मैनेज्ड डेमोक्रेसीज़ वेयर रूल ऑफ लॉ एप्लाइज़ फॉर अ कॉमन मैन। एक विदेशी जैसे आप वहाँ पे रहे, तो आपको भी एक शक्ति का अनुभव होता था, जो कि किन्हीं कारणों से शायद आपको भारत में नहीं होता है, इस बारे में चर्चा हुई है। तो नीरज रावत साहब, आप अपनी बात इस विषय आगे बढ़ाएँ। देखिए, सबसे पहले माधव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर मुझे बुलाया, वो भी साहिल साहब के साथ बैठकर मुझे ये मंच साझा करने का मौका मिला। साहिल साहब की भाषा और उनका जो ज्ञान है, मुझसे ज्यादा अनुभवी भी है, उसको एक जो उचित शब्दों में रखने के पास उनके पास जो और महारत हासिल है, वो शायद उतनी अच्छी भाषा में मैं अपनी बात ना कह पाऊँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से, मेरे शार्प एनालिटिकल माइंड से जो चीजें मैं समझा, मैंने देखा, ये आंदोलन से को क्या, व्हाट शुड बी द परसेप्शन ऑफ आंदोलन क्या होता है, मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और आपसे और साहिल साहब से कुछ इसमें अगर मुझे सीखने को मिलेगा तो मैं जरूर, आई विल लव टू लर्न इट। देखिए, मैं सबसे पहले आंदोलन, और एक बड़ी अच्छी बात साहिल साहब ने उसमें जोड़ने की, जन आंदोलन, जन आंदोलन से पहले मैं तो कहता हूँ आंदोलन। चलिए, आंदोलन समाज में किसी भी जो भी धारणा या जो भी प्रथा चली आ रही है, उसके विरुद्ध यदि कोई विचार आता है, पढ़े लिखों में आता है, तो वो एक आंदोलन अपने लेवल पे चलता रहता है कि भाई ये जागरूक लोग हैं, ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो वो आंदोलन किसी बदलाव के लिए है, या जैसे मैंने कहा कि किसी एक सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है कि मैं इस व्यक्ति के विरोध में हूं, आपको व्यवस्था परिवर्तन लाने में कोई मतलब नहीं हो रहा। तो ये जी, एक मेरे ख्याल से जो भारत में मुझे जो लगा है, देखिए मैं तो बहुत छोटा था जब साहिब साहब ने जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन की बात करी, शायद सबसे पहला बड़ा आंदोलन मेरे जीवन में वही था। मैं उस वक्त स्कूल में था, लेकिन इतना छोटा नहीं था कि मेरे वो समझ में ना आए। और मैं खुशकिस्मत था कि मेरी माताजी एकेडमिक्स से निकली हुई हैं, तो उन दिनों मतलब जब टीचिंग के लिए जाती थी, आती थी, वो बड़ी आंदोलित रहती थी और बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। दूसरा, मैं अपने 4 बड़े भाइयों का सबसे छोटा भाई हूँ, तो मेरा हर भाई बहन मतलब उस लिप्त थे कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो घर में एक माहौल, एक डिस्कशन, मुझे सीखने का बहुत अनुभव मिला। जी, तो वो मैं उसको मैंने देखा। लेकिन मैंने उस वक्त, आज जब बड़ा होके, ठीक है, उस एक जमाने में क्या होता है, आंदोलित होकर आप भी नारे लगा रहे हो, बिना कुछ बात समझे किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हो, लेकिन उसका मुझे ज्यादा ज्ञान उस वक्त नहीं होता था। क्योंकि जब मैं होता गया, उस आंदोलन से इस देश की व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया, मुझे पता नहीं।
लेकिन शायद कोई ये कह सकता है कि भाई हो सकता है इंदिरा वुड हैव गॉन टू एक्सट्रीम ऑटोक्रेसी, अगर ये इस तरह का तो शायद हमारे समाज को बचाया, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, बट दीज आर ऑल गैस वर्क्स। लेकिन रियलिटी हमको क्या मिला? भाई हमको मिला, कहने को आप ये कह सकते हो कि उस वक्त एक नई लीडरशिप, नेतृत्व उभर के आया। ये जवान जो लोग थे ना, जो अपने आप को कहते हैं जी, मतलब आजकल का जो भी नेता वो सब यही कहते हैं मैं तो जेपी आंदोलन का आदमी हूँ, उस से निकला हूँ। तो ये उस आंदोलन से निकलकर आज इनके चरित्र को या इनके कंट्रीब्यूशन को समाज के सुधार में अपन कहीं उनका ढूंढे, तो मुझे उस आंदोलन की सफलता ज्यादा नजर नहीं आती। क्योंकि कोई आंदोलन की नींव या तो एक सॉलिड विचार, जैसे कि नैरेटिव की बात कर रहे थे साहब, कि वो एक इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है कि आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस भी शुरू कर देता है। जब मैं अपनी जवानी में इस आंदोलन के साथ जुड़ा रहता था, छात्र आंदोलन जीवन में मैंने समय बताया, तो मैं सबसे बड़ी प्रेरणा अपनी उन विचारधारा के जो जिन लोगों ने उसको नींव रखी थी, जिस विचारधारा को हमारे साथ डाला था, उसको लेकर, प्लस हमारे जो उस वक्त के एग्जिस्टिंग लीडर्स होते थे चरित्र पर, मतलब आपको गर्व अगर नहीं हो सकता तो किसी भी आंदोलन को आगे जन आंदोलन बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वो फिर एक छोटा लेवल का एक आंदोलन, क्योंकि आपके पास पावर है, आपने किसी से मैनेज करके कोई टीम ला दिया छोटा सा, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक जन आंदोलन की आपने बात करी थी कि वो जो राम जन्मभूमि का, वो भी हमारा मतलब सत्र में काफी बड़ा हो चुका था, मैंने वो देखा था, अडवाणी जी ने जो चलाया। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको वास्तव बताता हूँ कि मैंने सबसे पहला आर्टिकल शायद ये कि राम जन्म जी, कोई राम जी है वो कैद करके रखे, ये जब बाल ठाकरे जिंदा होते थे ना, तो इनका एक आर्टिकल आया था, और ये या इनके ऊपर आर्टिकल था उसमें फ्रंट लाइन में शायद, या किसी में, तो वो मेरे घर में उस वक्त भरतपुर में आती थी मेरे फादर में, तो मैंने देखा था भाई कोई हमारे राम जी को ना ऐसे जेएसी बना के ऐसे रखा हुआ, इस तरह का एक आया था। तो मैं छोटा स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, तो उसको देख के मेरे अंदर भी मतलब अच्छा है, हमारे राम जी जिनके पूजा होगा, इसको मामला क्या है, मतलब इतना एक बात हुई थी। तो आंदोलन कर देना किसी भी विचार से आमजन को, जो बहुत गहराई में नहीं जाता है, और हम जैसे लोग जो किताबों को पढ़ लिख कर एक अच्छे माहौल में घूम फिर कर जब हम ये बातें करते हैं, तो हमारा ये दायित्व ज्यादा बन जाता है कि जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिस नैरेटिव को हम बिल्डअप करके आगे ले जाना चाहते हैं, क्या वो नैरेटिव एक सस्टेनेबल है और वो किसी अच्छे बदलाव की ओर इंगित कर रहा है। देखिए, उसके बाद जब वो आंदोलन हुआ, जयप्रकाश जी ने बड़ा सब आंदोलन इतना ही किया कि उन्होंने इंदिरा को हरा दिया था। उस बाद जो लोग आए उस शासन व्यवस्था से, हम सब लोग बहुत खुश थे। क्या उसने हमारे राष्ट्र के अंदर कोई आर्थिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में कोई बदलाव लाया? मुझे वो महसूस भारत के उसमें नहीं आया हुआ है। तो अब वो आंदोलन होते रहना चाहिए। वो तो आप कोई भी अगर जागरूक हो, आप जिंदा है, आपकी आत्मा जिंदा है, तो आपके अंदर एक रिएक्शन तो आएगा, और उसमें आपका कोई किसी चीज को एजिटेशन, आंदोलन का रियल जो इंग्लिश वर्ड है वो एजिटेशन ही है, नॉट रेवोल्यूशन। तो एजिटेटेड तो आप कभी फील कर सकते हो, और यू कुड गैदर योर ओन people, those who have like-mindedness with you form a group with them, you shout slogans, you carry out processions and all that. Yes, वो आंदोलन मेरी का हमारी आत्मा में जीवित रहना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। लेकिन संगठित आंदोलन और जन आंदोलन बनाने का एक बड़ा उद्देश्य रहना बहुत जरूरी है। जैसा साहिल साहब ने बात की, नैरेटिव एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई नैरेटिव आपने किस पर्पज के लिए सेट किया है। Is it for a change, for the good, for the betterment of the society, या आपने एक छोटा सा कोई ग्रुप है, उसने एक अपना एक ध्येय बनाया, जैसे कि वो रेफरेंस देगा। मैं भी उस आंदोलन में, क्योंकि जब मैं थोड़े दिनों के लिए एक्साइट हुआ था, लेकिन मैं बताऊंगा मैं कब उससे कट गया, बहुत जल्दी मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा, तो मैं कट गया था बहुत पहले, मुझे कोई ज्यादा उसका वो आई एम नॉट रिपेंडिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन आंदोलन अभी जैसे एक बात खत्म करने से पहले कहूंगा, मोदी जी ने पता नहीं किस इंटेंशन से एक शब्द कुछ लोगों ने कहा, भाई ये तो आंदोलन जीवी है, और मेरे कुछ पुराने ना बड़ा उसको नाराज से हुए। तो जब मुझसे बातें बन गई, यार व्हाट अ वेरी पॉजिटिव थिंग ही सेड, भाई हम आंदोलन जीवी होने में क्या बुराई है? मुझे अगर कोई चीज से मेरा रिएक्शन जो अच्छा है या बुरा है, किसी भी चीज से अगर मैं आंदोलित नहीं हो रहा हूं, या तो आनंदित हूं
या मेरे अगर कोई विरुद्ध, मेरे समाज के विरुद्ध जा रहा है, मैं उसके प्रति आंदोलित हूं। ये तो मेरे जीवित होने का एक प्रमाण है। तो मेरे कई जो उस वक्त के जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के जो लोग थे, उनको राइट भाई, मैंने कहा उसने अगर पढ़ लिया, उसने हमको उससे चाहे सटायर मारा आपके ऊपर, बट दिस इज वंडरफुल थिंग। आई लव टू बी आइडेंटिफाई एज ए आंदोलन जीवी। हाँ सर, हम सड़क पर चलते हैं, अगर मुझे कोई चीज बुरी लगती है और वो बदलाव आना चाहिए, आई एम आंदोलन। तो मेरा मैं यही कहूंगा, उसके बाद आगे अगर बात चलेगी तो लेट्स से समथिंग। सर्टेनली। तो साहिल साहब ने जो बात कही, एक पूरी पृष्ठभूमि बताई, और फिर आपने अपने पर्सनल अनुभव और उसका जो आकलन है उसमें किया। और हर जो व्यक्ति है शायद वो उसको इस तरह से देखता है कि प्रजातंत्र तो देश में स्थापित हुआ, लेकिन वो एक पूर्ण रूप से, यानी कि आधा अधूरा, या कि समझिए टूटा फूटा सा प्रजातंत्र था, कि उसमें सत्ता परिवर्तन की कोई जो अवयव थे, या कि अंग थे, या कि मैकेनिज्म थे, वो अवेलेबल नहीं थे। कहीं जाकर के हमें ये भी जो वास्तविकता है उससे मानना पड़ेगा कि वो एक प्रजातंत्र, एक परिवार तंत्र में बदल गया, और उस परिवार तंत्र ने कितने सारे अपने क्लोन पैदा कर दिए कि जिन्होंने पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपने परिवारों का तंत्र स्थापित कर दिया। तो ये जो एक डेफिशिएंसी, एक जो कमजोरी हमारे प्रजातांत्रिक जीवन में, तंत्र में आरंभ से ही किन्हीं विशेष कारणों के साथ रही होगी, वो तो उसको तो साहिल साहब और आप ही ठीक तरह से बता पाएंगे। तो वो जिद्दोजहद, वो छटपटाहट कि भाई एक ही राज, ये डेमोक्रेसी में एक ही पार्टी का राज कैसे लंबे समय तक चल सकता है। जितना छोटा-मोटा ध्यान है कि भई गांधी जी ने ऐसी कुछ चर्चा की थी कि भई पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को डिवाइड कर दिया जाए। उसमें 2 तरह के मुख्य रूप से नरम दल और गरम दल थे। तो वो 2 दल बन जाते, और उनका जो जो एक 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 समझिए कि एक राजसी तंत्र हो गया एक स्वतंत्रता के आंदोलन पे। तो उसमें कुछ बैलेंस होता। तो वो दोनों कॉम्पिटिटिव होते, एक दूसरे पे लगाम लगा के रखते। और दोनों तरह की वे भई कहीं भी हो, चाहे भी जितने भी, जिनको हम एडवांस डेमोक्रेसीज़ कहते हैं, आप तो रह चुके हैं, मैं भी यूरोप में कई देशों में रह चुका हूँ, अमेरिका में भी रहने का मौका मिला है, इंग्लैंड में भी लंबे समय तक रहे हैं। तो वहाँ के जो नेता लोग हैं, वो तो ट्राम में चलते हैं, और वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाओ तो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर जो पैदल जा रहा है। तो हमारे यहाँ लवाजमे के साथ जा रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं। तो एक हमारे यहाँ कुछ त्रुटि तो मुख्य रूप से, मूलभूत रूप से रही गई, और वो ही त्रुटि किसी तरह से सामने आई आंदोलनों के रूप में। और फिर दूसरी बात ये कि वो आंदोलनों से जो भी कुछ समाज ने, देश ने पाया, वो क्या पाया? कोई मूलभूत परिवर्तन तो हुआ नहीं। जैसे मुख्य एग्जाम्पल है, मैं बात खत्म करता हूँ, फिर साहिल साहब के पास के विचार लेंगे, कि जेपी का जो आंदोलन था, बड़ा भारी आंदोलन था, बड़ा उसने वो कुछ किया, लेकिन उसने मुख्य रूप से यूपी और बिहार में क्या किया? यूपी और बिहार हाँ, क्या के किया? आउटकम लोग क्या है उसका? तो एग्जैक्टली। आंदोलन से तो निकले हुए हैं। उन्होंने भ्रष्ट आचरण के सारे नियम कायदे त्याग दिए। उन्होंने जो भी मंत्रालय लिए, उनको अपनी जागीरें समझ करके वहाँ अपने लोगों को भर दिया, उसका संपूर्ण भ्रष्टाचार किया, जिसके केस अब आ रहे हैं सामने। तो यानी कि कुछ लोगों की उसमें बेहतरी हुई। वो लोग कहीं आउट हाउस में रहा करते थे, किसी कुटिया में रहा करते थे। कुटिया में रह के महल में अगर कोई आदमी अपनी मेहनत से पहुँचे, तो उसका तो है। लेकिन राजनेता कुटिया से महल में पहुँचते हैं बिना किसी उद्यम के, बिना किसी जनता को मूर्ख बना के। तो ये भी तो उसकी एक इतिहास है। तो साहिल साहब, ये छोटी-सा जो एक सामान्य आदमी की जो समझ है या विवेचना है, उसको आप कैसे लेंगे साहिल साहब? तो देखिए, आप दोनों की बातों में से कुछ बिंदु चुन रहा हूँ। जी। देखता हूँ मैं, नीरज भाई ने एक शब्द यूज किया भी, आंदोलन जीवी। जी। तो क्योंकि थोड़ा लिखने पढ़ने का संबंध रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि
जिस भी शब्द में जीवी लग जाता है ना, उसको तो बुरा ही मानना चाहिए। इसका दरअसल मतलब क्या है, देखिए, हम कहते हैं ना बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी का मतलब होता है कि वो आदमी जो अपनी बुद्धि से अपनी आजीविका चलाता हो। जी, जी, तो जी। नटवरलाल से बड़ा तो बुद्धिजीवी कोई हुआ नहीं। तो रहा सवाल इस बात का कि मोदी जी ने अगर कहा आंदोलन जीवी, तो मैं बहुत विनम्रता से इस बात निवेदन कर दूं कि कई बार शब्दों का अर्थ जो है ना, वो उसको बोले जाने वाली टोन और लहजे पे भी निर्भर करता है। जी, खाली जी, शब्द निश्चय, होते हैं जहाँ निश्चय। वो बोल सकते हैं, हुँ। किस लहजे में, टोन में हम अपनी बात करें, वो भी बहुत काउंट करती है। और ये बात तो कहने में मुझे कोई संकोच है ही नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भाषा की गिरावट में एज प्राइम मिनिस्टर उसका बहुत बड़ा रोल है। उनके पहले के प्रधानमंत्री जितने भी जैसे भी रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद की अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा के स्तर को लेकर के और जिस तरह की शब्दावली यूज की गई है, देखिए, जो जितने बड़े पद पे थे, उसको उतनी ही जिम्मेदारी से भी काम लेना चाहिए, अपना मन भी उतना बड़ा रखना चाहिए और हिम्मत भी उतनी बड़ी रखनी। तो ये आंदोलन जीवी और अर्बन नक्सल और ये इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है शायद उनके उनके मुंह से शोभा नहीं देती। एक बात। दूसरी बात ये है कि रहा सवाल भारत के लोकतंत्र का, तो एक मानों में तो भारत का लोकतंत्र बेहद कामयाब है। और वो कामयाब है कि आज भी हम लोग अपने यहाँ सत्ता परिवर्तन होते हैं, वो बुलेट से नहीं, बैलेट से करते बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल है। हैं। और निश्चय। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है माधव जी के, आप देखिए कि 47 में और उसके आसपास के वर्षों में हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए, वो आज डेमोक्रेसी के मामले में किन स्थितियों में है, तो फिर हमें अपनी डेमोक्रेसी फिर और बड़ी लगेगी। और मुझे कोई संकोच नहीं होगा ये बात कहने में कि इसका सारा क्रेडिट अगर किसी एक आदमी को जाता है, तो उस आदमी के नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी बीच में बात आई थी कि गांधी जी ने ये एक मशवरा दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो गया। जी। लेकिन गांधी कोई वैकल्पिक विचार और नीति दे नहीं पाए। और उस समय का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर पंडित नेहरू और गांधी जी के बीच का आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो लोग ये आज कहते हैं कि नेहरू जी तो बड़े लाडले थे महात्मा गांधी के, तो 19 पत्र ऐसे हैं जिसमें नेहरू जी ने गांधी जी के कपड़े ही नहीं फाड़े हैं बस, बाकी कुछ बख्शा नहीं है। विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न नीतियों को लेकर के भयंकर मतभेद है दोनों की। और उसमें एक मुद्दा ये था कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी। तो लोकतंत्र भारत में अभी उन मानों में तो कामयाब है माधव जी कि हम लोग आज भी मतपेटी से अपना राजा बदल देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है ही, इस मामले को तो मानना ही। बड़ी कामयाबी है। और आप अपने आसपास के देश में देखिए क्या लोकतंत्र का हाल है वहाँ, सत्ता जी, परिवर्तन कैसे होता है, तमाम तरह के जन आंदोलनों के बाद भी जनता की आकांक्षाओं को कैसे कुचल दिया जाता है, सेनाएं कैसे टेक ओवर कर देती हैं, तो हम सब देखते ही हैं बहुत सारे देशों में क्या क्या हो रहा है। और जी, एक जी, मैं थोड़ा डिफरेंट राय रखता हूँ। दोनों मित्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी के आंदोलन से लोग उपजे, वो निहायत भ्रष्ट और परिवारवाद और जातिवाद के नेता साबित हुए। लेकिन कभी उनकी कम्युनिटी के लोगों से भी आप बात करें, जो प्राइड उनको दिया है उन कम्युनिटी के लोगों ने, वो लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, वो नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, तो ये प्रमुख चेहरे उस आंदोलन से निकल के आए थे। मुलायम सिंह उसमें शामिल, मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को, मुलायम सिंह उस आंदोलन के पहले के नेता है। तो जी, मुलायम सिंह को जयप्रकाश जी के आंदोलन माना जाए, लेकिन चार पांच नाम जो मैंने दिए, शरद यादव, लालू जी, यादव, रामविलास जी, पासवान, नीतीश कुमार, ऐसे तमाम लोग, तो आप देखिए, एक बात को तो आप मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी दरअसल है क्या, हम लोकतंत्र क्या मानते हैं। एक तो वो बड़ी किताबी और आदर्शवादी बातें हों कि सब बड़ा गुडी गुडी हो तो बहुत अच्छा अच्छा हो, अल्टीमेटली लोगों की आकांक्षाओं का सत्ता के चेहरे पर हो,
यही तो लोकतंत्र है ना दरअसल। और लोकतंत्र है भी क्या? और जी, समाज के बड़े तबके को सत्ता में भागीदारी मिले। जी, अब आज भाजपा जातिगत जनगणना का जो विरोध कर रही है, इसमें ये हुँ, बुरी तरह ट्रैप में आ जाएंगे ये लोग। और आज जिन लोगों को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अजय हैं और मोदी को अभी 2024 में और आगे भी बिल्कुल नहीं हराया जा सकता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जातिगत जनगणना वाला जो दाव है, ये अगर क्लिक कर गया तो माफ कीजिएगा, ये बहुत भारी पड़ेगा भाजपा के ऊपर। और इसलिए भारी पड़ेगा कि आप अगर भारतीय राजनीति के अभी तक के चुनावी इतिहास को देखें, तो ये जो सो कॉल्ड सांप्रदायिक ताकतें हैं ना, ये जब जब भी हारी हैं, ये जातिगत ताकतों के हाथों ही हारी हैं। खास करके वो जिस नीति इतिहास का अभी उल्लेख किया जा रहा था, तो वहां इनको जब भी पराजय मिली है, वो जातिगत ताकतों के आधार पर ही मिली है। और माधव जी किसी भी जाति का हो सकता हूँ, धीरज भाई किसी भी जाति के हो सकते हो, आप किसी भी जाति के हो सकते हो, लेकिन ये तो हमको मानना पड़ेगा साहब कि ओबीसी एंड एससी एसटी, दे आर मोर इन नंबर। इससे हम इनकी सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। और रहा सवाल इस बात का कि अब उससे उपजे जो नेता हैं, तो माफ कीजिएगा कि पुराना फ्रेज है वो कि एब्सलूट पावर तो एब्सलूट करती थी, न कोई जाति, कोई परिवार, न कोई इस तरह की सामने नहीं आती। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है मुझे साझा करनी चाहिए आप दोनों मित्रों से। जी सर। भारत में 1990 91 से पहले की राजनीति और 1990 91 के बाद की राजनीति, मैं अक्सर म्यूजियम में जब बात करने कहीं जाता हूँ, भाषण देता हूँ, तो ये बात मैं जरूर उल्लेख करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आजाद हिंदुस्तान को अगर मैं स्टडी करना हो, तो 90 91 से पहले का भारत और 90 91 के बाद का भारत। 90 91 डिवाइडिंग लाइन है आजाद हिंदुस्तान के नसीब। और वो इसलिए है कि 90 91 में जिन नई आर्थिक नीतियों को हमने अडॉप्ट किया ना, उसका हुँ, भारी असर आ रहा है हमारे समाज पे। और अल्टीमेट समाज का ही एक दूसरा चेहरा होती है, वो उसी सिक्के का एक पहलू है वो। मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को यहाँ कहना चाह रहा हूँ इस फेज में अपनी बात खत्म करने से पहले, कि ये जो हमारे राजनेता है ना, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये कोई चांद मंगल से उतरे हुए लोग नहीं है भाई। ये हमारे लोग हैं, हम में से ही हैं ये तो हम इनसे मतलब देवताओं जैसे आचरण की हम अचानक अपेक्षा करने लगते हैं। तो पहले हम अपना भी अंतःकरण झांक करके देखें कि क्या हम डिजर्व करते हैं, क्या हम खुद वैसे देवता के लोग हैं क्या, कि हमारे नेता देवताओं की तरह आचरण करें। ये कोई चांद मंगल से उतरे हुए लोग हैं, ये इसी प्लेनेट के लोग हैं। हम भी उतने, मैं कभी कभी गुस्से में कहता भी इस बात को कि बेसिकली वी आर ए डिसऑनेस्ट, करप्ट एंड हिपोक्रेट सोसाइटी। हो सकता है मेरी बात कड़वी, आप भी चाहते नहीं, 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 ये भी आकलन है और इसको सुनते भी रहे हैं, किन्हीं मायनों में, किन्हीं आयामों में मानते भी रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल कड़वी नहीं है, बल्कि सच्चाई का एक पक्ष है, जिसे हम लंबे समय से सभी लोग सामने से उसको अनुभव करते रहे हैं, उसको झेलते रहे हैं। तो अब डॉक्टर नीरज रावत साहब के पास चलते हैं। तो एक मुख्य बात जो है, जिस पे शायद आपका एक बड़ा ही अ, जिसको कहते हैं कि एक डेफ़िनेट आपकी समझ है और जिसके कारण ही शायद आप वामपंथी आंदोलन से छिटक दूर हो गए। यानी कि एक क्लास को जो कास्ट में बदला, जैसे साहिल साहब ने भी उसकी एक विवेचना की है कि कास्ट इज़ द अल्टीमेट बैरोमीटर और द आर्बिट्रेटर ऑफ द पॉलिटिक्स और द पावर, पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो इसमें तो आपका बड़े एक व्यक्तिगत अनुभव है और उसकी एक लड़ाई आपने भी लड़ी है। तो ये आप ज़रा साझा करें नीरज रावत सर। जी, आपने मतलब मेरे पर्सनल अनुभव को छेड़ दिया यहाँ पे। तो देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप थोड़े से विवेकशील आप होते हैं, तो आप कई बार आंदोलित महसूस करते हैं, कई बार आनंदित महसूस करते हैं। तो मैं अपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो
छोटे मोटे छात्र आंदोलन होते थे, सामाजिक चेतना से जुड़े जो थोड़े बहुत कार्य होते थे वो उनमें लगा रहता था। और मैंने वहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मुझसे पहले एक स्कूल है वहाँ पे, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो सिर्फ फ्री थिंकर्स का गढ़ होता था, एक्सट्रीम राइटिस्ट, जहाँ से वरुण साहनी और मट्टू सब निकले हुए हैं। उस टाइम में मुझे टास्क दिया गया था द्वारा कि भाई नीरज ऐसा है, इसमें यू नो वी हैव टू डू समथिंग, एंड आई वाज एबल टू सक्सेसफुली एस्टेब्लिश मतलब एक अच्छी लेफ्ट विंग मैंने खड़ी कर दी थी ऐसा है इसमें, एंड दैट इज एक कंक्लूजन वहाँ के लोग भी मानते थे। और मतलब मैं उससे बड़ा आनंदित महसूस करता था, क्योंकि जब मैं किसी भी चीज से जुड़ा होता हूँ तो मैं तो अपने पूरे हृदय से जुड़ता हूँ उसके साथ, आधे मन से जुड़ता नहीं हूँ। और जब मैं अलग भी होता हूँ तो कहकर और करके होता हूँ कि ये चीज है। तो उस समय तक क्या था हमारे जहन में जो बैठाया गया था वो यह था कि साहब देखिए, प्रोग्रेसिव आप हैं, जातिवादी के विरोध में अगर आप हैं, किसी भी जो पुराने दौर से अच्छी चीजों की तरफ जाने वाले हैं, तो ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, ये सब लेफ्ट प्रोग्रेसिव, यू नो, ये एक हमारा नैरेटिव सेट था। तो जब ऐसा माहौल होता है, फ्रीडम, दे आर ऑलवेज रेडी टू चेंज, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंज, ये एक कंसेप्ट उस अर्ली 80s और लेट 70s के दशक में चल रहा था। तो हम भी जैसे एक युवा होता है इन चीजों से प्रभावित होकर, हमारे उन स्टूडेंट लीडर से प्रभावित होकर हम भी उस आंदोलन में जुड़े हुए थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। वहां फिर पढ़ाई भी थोड़ा सा ज्यादा गहराई में शुरू करनी। तो भाई हर हमारे जो प्राइवेट डिस्कशंस होते थे या डिस्कशन फोरम्स के तहत जब हमको तैयार किया जाता था मेंटली to face all these challenges in upcoming elections within the university, तो हमारे कई डिस्कशन फोरम्स के तहत क्लास पे एम्फेसिस किया जाता था। फिर हमारे जो इडियोलॉजी को माना गया था वो मार्क्स थे, तो मार्क्स में भाई वो उन्होंने यही सब बैरियर तोड़े थे और उनको क्लास में डिवाइड किया था कि भाई ओके देयर इज अ रिफ्ट। तो वो चीज आपको अपील करती है जब आप जवान होते हो, अच्छा तो शोषित हो गए, उनका टाइम आएगा, उनको एक ऐसा मौका मिलेगा। तो ये चीजें सुन के आपको मतलब उत्साह देती थी, हम उनके साथ जुड़े हुए। तो साहिल साहब ने 1991 का बात किया, मैं उसमें एक साल और जोड़ देता हूँ, 92 आ जाइए सर, कि जहां मेरा इन आंदोलन करने वाले लोगों के साथ जो मेरा सबसे बड़ा भ्रम टूटा था, जब ये वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन वहां लाया था। मंडल कमीशन जिस दिन लाया तो वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके रात ही हमारे जेएनयू में बड़ा एक हंगामा मच गया था। जब दिन में मैं लौटा अपनी हॉस्टल में तो आई वाज सरप्राइज, जो अगल बगल के रूम के पड़ोसी जो थे वो जिनको जो मॉडरेट जो सीपीएम और सीपीआई के लोग होते थे, ऐसे वो मतलब उनसे डरते थे, दूर रहते, और वो मेरे वो भी करीब होते थे। बट आई वाज ऑर्गेनाइज्ड का एक अच्छा रिजल्ट माना जाता था। तो लेकिन जब मैं लौटा अपने हॉस्टल में, सर माधव साहब, साहिल साहब, आई एम सरप्राइज, उसके दूसरे दिन के अखबार में कुछ जाति अखबार में आए हुए थे। मैं वो सरप्राइज कि जो लोग हमारे साथ बैठ के हमने कभी जाति, मतलब मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, मुझे जिस तरह मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे बड़ा किया ना, जाति वाली चीज मेरे दिमाग में नहीं आती। मतलब मैं भरपूर से ही बताता हूँ, मेरे भाई के टाइम से ही कि हम लोगों ने कई बार, जिनको आप वो कहते हो ना, क्या कहते हो, जो झाड़ू लगाते हैं उसके लिए अपन चलती भाषा में सफाई कर्मी, एक को कुत्ता काट गया था, मेरे भाई ने तो उसको लेडी को उठा के और हम लाए थे, हमने पानी वानी पिलाया था। तो हमारी कंसेप्ट भी था इसको नीच गुना होता है, गुना होता है। मतलब मैं उस तरीके के परिवार से निकल कर आया था। तो मैं जेल में भी इसी तरह सबके साथ रह रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैंने उस बदलाव, उस पॉलिसी का मैंने देखा भाई जो लाया ना, वो पढ़े लिखे इंसान लोग अपनी जाति को ढूंढ रहे थे उसमें। अगर आपको अखबार याद होगा वो आया होगा, मतलब मुझे इतना झटका लगा था, दुख हुआ था। मतलब मैं थोड़ी देर कमरे में जाके, मेरा बहुत करीबी दोस्त होता था कश्मीरी मुस्लिम, वो आया, किन लोगों के साथ बैठा हुआ था, व्हाट द हेल दीस पीपल आर डूइंग। इनको इधर उधर अपन डिफेंड करते थे, इनके लिए अपन ने कहा यह जाति मतलब दे कैरी विद दैट। वो डिस्कशन दिन भर चलता रहा। शाम तक हमारे मतलब जेएनयू वर्चुअली स्टार्टेड बॉइलिंग, क्योंकि अंदर का रोष था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारी जो जेएनयू थी वो बड़ी मतलब डेमोक्रेटिकली होता है। तो एक उन्होंने उस वक्त अमित सेन गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट होते थे, तो उन्होंने यूजी में यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग बुला दी थी वहां।
अब यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग आया तो हम तो स्टॉन्च जाने माने भाई आइडियोलॉग के तहत परसीव किए जाते थे। तो ऐसे भाई ऐसे लोग इकट्ठे होकर बैठे लगे, यही लगने लगे। जेएनयू में जब ये वाद विवाद यूजीबी में बढ़ने लगा करने लगा तो आई ऑल्सो टुक अ लाइन कि भाई मैंने वहां जाके हम इस पूरे जीवन में चाहे वो फ्री थिंकर्स रहे हैं, एआई से वहां का तो इवन जो उस वक्त थोड़ी बहुत जो कांग्रेस की बात करता था उसको भी मार्क्स से तो बात करनी पड़ती थी वहां। विदाउट मार्क्स तो आप मतलब यू कैन नॉट डू एनी पॉलिटिक्स। मैंने भाई मुझे ये बता दो कि आपने हमारी ट्रेनिंग पिछले 7 साल से आप लगे पड़े हुए बताने में, वी हैव टू थिंक लाइक इन द क्लास आना है, हमको कोई रिवॉल्यूशन की तैयारी करनी है। सडनली जो बढ़ लगे इज इट गुड, हाउ कैन यू सपोर्ट दिस? तो मतलब मेरा एक बहुत मेजर आर्गुमेंट हो गया था हमारी जो पॉलिटिशियन है उनकी बेटी के साथ, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में ही। और आई टुक अ स्टैंड और उस पूरे जो उस यूजीबीएम को हमारी मैनेजिंग कर रही थी, अमित सिंह गुप्ता जी ने बड़ी हबड़ तबड़ में स्टेज से ही मास रेजोल्यूशन की बात कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा भाई ये तो अब काम हो गया, अब कोई डायरेक्शनलेस मतलब एजिटेशन है, लोग पीपल आर एजिटेटेड, राइट और रॉन्ग इट्स अ डिफरेंट इशू। मैंने इस एजिटेशन है, मैं ये तो भी कुछ भी हो सकता है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने जो भी समाज के लोग थे, मैं उनकी बिलीव नहीं करता हूँ, युवा एक आंदोलन जब आप हो जाते हो और बहुत दिल से किसी चीज को फील करते हो, आग लगा के जल रहे थे। अगर आपको वो आपने वो किसी तो मैं कमरे में आया, मेरे साथ फिर वो शुजात एक लगा हुआ था, तो मैं अपना कर रहा था। बाकी जितने मेरे कुलीग थे वो ऑर्गेनाइज लेफ्ट के तहत जुड़े हुए थे। अब कैसे क्या है दिल में चाहे कुछ भी एक भी करें, तो एक एक करके मेरे कमरे आने लगे, नियर बट टुडे यू हैव टेकन दिस लाइन यार, हाउ कैन यू डिफेंड दिस दैट। लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं आई और मुझे लगा नो, आई कैन नॉट गो विद एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट. This may be a reality of India, but if we want to bring a positive change, I must have commitment in my heart, and I am against caste. मतलब कास्ट बेस्ड कोई भी चीज होगी, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट। तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट आई डिड, मतलब भाई नाउ ये जेडीएस वाले मुझे मालूम है कि अमित सिंह गुप्ता ने भी कर दी गलती, पर आई न्यू माय एसएफआई इन एसएफ पीपल। मैं ये तक हो रहा है, सुबह जेडीएस की मीटिंग बुलवाएंगे, कैबिनेट मीटिंग इनकी बैठेगी और उसमें ये रेजिस्ट्रेशन को मतलब वो वर्बली दिया है, मैंने इसको वापस कराएंगे, मैंने कोई मौका ही नहीं देना है। तो and I gathered 2-4 people with me. I brought out a pamphlet for entire JNU, and all the hostels are distributed during the lunch period itself. मैंने कहा इनकी दोपहर होने नहीं देनी। मेरे ब्रेकफास्ट में मैंने लिखना शुरू किया तो लेके कि भाई we the students of the JNU accept your resignation and thank you very much for giving us a directionless kind of a movement in this campus and we will take care of it. अब इनके पास वही मुझसे हो गई कि अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं ले पाए, इनको मौका नहीं मिला। पूरा जो आंदोलन था उस वक्त दिल्ली का वो था, तो जल्दी जल्दी में हमने एंटी मंडल कमीशन फोरम बना डाला, लोगों ने उठा के मुझे उसका फर्स्ट चेयरमैन बना डाला था। आप कुछ पूछ रहे हैं माधव जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं तो ये तो आपने एक पूरी पृष्ठभूमि जो बता दी कि क्लास में आंदोलन और हाँ मतलब देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि अभी कितना गहरा वामपंथी, देखिए मैं इसी में देखिए उनका क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये वामपंथी दक्षिणपंथी आप एक तो हाँ नहीं जी आप जो तंत्र आपके साथ था, यानी कि जो आपके साथी थे वही तो क्लास को कास्ट में बदल रहे थे ना, अपनी सहूलियत के लिए। उनको लगा कि भाई ये इससे हमको कुछ फायदा मिल जाएगा, आप उसके अगेंस्ट थे। तो हम वापस वो नहीं बदल मैं आपको यही बता रहा हूँ सर, मैं आंदोलन क्यों फेल हुए थे और इंडिया में क्यों ये चीजें नहीं चलती, मैं आपको और उसी पे साहिल साहब ने वो टच किया है हल्का सा, और मैं उसे अपने एक जो डिस्कशन हो उसमें मैं इसी बात को कह चुका था कि हम जैसे हैं वैसा ही हमको मतलब शासन मिला हुआ है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब क्यों हुआ। ये वो लोग थे कि ये दिल से ना तो मार्क्सिस्ट थे उस वक्त भी। See, to be a true Marxist, you have to have a strong character. आप देखिए किसी भी आंदोलन जीवी के, आप जब कोई आंदोलन जीवी कहता है आंदोलन में से निकले हुए व्यक्ति होते ना, मेरा मानना क्या है कि उसका तप के निकलते हो आप। और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कोई अपने में ऐसी फिलॉसफी नहीं है जी कि आप चलते चलते बैठ,
आप यू हैव टू हैव फायर इन यू, यू हैव टू हैव हार्ट फॉर दोज हैव नॉट सी, जो प्रोलेटेरिएट है उनके लिए आपके दिल में दर्द होना चाहिए, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो सर। तो अगर आपके अंदर वो है तो आपका एक कैरेक्टर अच्छा सा बन जाता है, आपका कैरेक्टर बनता है ना। और उस कैरेक्टर के साथ जब आप कोई लीडरशिप प्रदान करते हो, किसी भी आंदोलन के बाद की बातें मैं वही कह रहा हूं कि वो कैसे मतलब वहां मुझे निकलने आया। अब सारी लीडरशिप आपके डायरेक्शन लेस हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डूसू प्रेसिडेंट वर्ग थे वो सब भी कैओस मचा हुआ था पूरे दिल्ली में, और हमारे जीवन में सब नहीं था कि वो जल गया है कुछ कर रहा है, लेकिन दिल्ली के कितने कॉलेज में हो रहा था। मैं जेएनयू से अपनी टीम ले जाकर उनको कन्विंस करता था, उनको समझा भाई मैंने मरने से कुछ नहीं होगा। उस वक्त इतने एजिटेटेड लोग निकल कर आ रहे थे कि मेरे प्लेटफॉर्म पे केवल आते थे, और वो फिर वीपी सिंह से इतने चढ़ गए थे कि मतलब दे मेड सम वेरी डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड आई हैड टू शट डाउन देम आल्सो। अब मैं उस वक्त, आपने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, मैं आपको एक हल्का सा बताता हूँ हमारी लीडरशिप क्या है। ठीक है, हम भी मानते थे इनको यंग तक कहा जाता था। चंद्रशेखर जी ने, मेरे सीनियर थे, आई शुड स्टॉप नेम ड्रॉपिंग एंड ऑल दैट बिहाइंड देम, उनके थ्रू मेरे को मैसेज करवाया, यार ये लड़का कौन है भाई? तो ये तो भाई अपना बबलू है, और मतलब मैं कुछ लोग बबलू मेरे घर के नाम से जानते थे, और अरे तो इसको यार बुलाओ मिलवाओ। तो मेरे पास फिर किसी के थ्रू दादा वो आए, दादा फुल्दा है, तो फुल्दा बोले नीरज यार ही इज कॉलिंग यू, एक बार चलो मिलके बात तो करो उनसे। मैंने बोला यू कन्वे दिस, क्योंकि हमने अपन मिडिल क्लास के टिपिकल लोग होते हैं हम लोग, तो हम लोग गए दिल से लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनसे ये कहलवा दो, वो बीपी सिंह के साथ रह के मुझे तो बोला आपको दिख रहा है, तो उन्होंने ये बंदा बहुत मतलब इस वक्त, और मैं लॉजिकली इसको काउंटर करता था। मैं आपको इस बात एक और बताऊंगा कि मैंने इन लेफ्टिस्टों को, इन्होंने किसी को भड़का के मेरे कमरे में जब किसी को भेजा था, मैंने उसका 3 दिन जवाब दिया था। तो जब मैंने चंद्रशेखर जी को ये मैसेज दिलवाया था, मैंने सर अगर आप बिलीव व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, आप एक बात बोलिए कि राइट समय नहीं है मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन ना तो चंद्रशेखर जी ने बोला, ना मैं उनसे मिलने गया था। तो मेरा क्या मानना है कि ये जो लीडर्स होते हैं, ये जो आंदोलन से निकल कर आते हैं, अगर आप अपने चरित्र को सीधा नहीं रख सकते, आप अपीजमेंट के तौर पर कि भाई वोट पॉलिटिक्स के तौर पर, जब मैंने ये अपने लेफ्ट बंधुओं से बहुत पूछा था कि भाई व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस, वन इज यू नो द इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स एंड दिस द रियलिटी ऑफ इंडिया। मैंने रियलिटी ऑफ इंडिया तो ये किया है कि हम तो यहाँ पे भाई सांप को दूध पिलाते हैं, तो रियलिटी जब एक्सेप्ट नहीं करनी है तो चलो उनके पीछे चलो। आपको उनके अंदर चेंज, बदलाव लाना है, आपको बातें क्या करनी चाहिए, आपको अगर कोई सुविधा देनी है उनको, तो बार बार याद दिला के कहोगे कि मैं इस जाति का हूं इसलिए तेरे को मिल रही है, तो मैं उस जाति को कैसे छोड़ूंगा भाई? और आप ईमानदारी से आप बताइए, आप अपने बच्चों से पूछेगा, जो बच्चे वो 70s 80s तक बड़े आराम से जी रहे थे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता था किस जाति बंदे के साथ बैठे हैं। जाति का भाव मुझे लगा उसके बाद ज्यादा आने लगा था। तो आपने जिस जाति के रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आपने कहा इनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप जब तक जाति जाति कह के उसको करो जाति के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो मुझे कभी कन्विंस नहीं किया किसी व्यक्ति ने कि भाई आप जाति को उठा के उसको जाति की बेसिस पे उसको पहले फायदा दो, और फिर उससे कहो नहीं अब तू ना मतलब हम तेरे को मतलब जाति का हम विरोध करते हैं। अरे क्या ड्रामा है, मतलब आर्टिफिशियल है जी। जी, मैं ये आपका एक पर्सनल अनुभव है और काफ़ी पैशनेट आपके इसमें लंबे समय से व्यू रहे हैं, आपके विचार रहे हैं और आपने उन लोगों का उस समय मुकाबला किया, सामना किया और वामपंथ से मोह भंग होने का आपका एक मेरे ख्याल में मुख्य रूप से यह जो प्रकरण है। मैं भी साहिल साहब से भी ये जिज्ञासा मेरी है जानने की कि भई जाति से क्या, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ जैसे नीरज जी ने बताया कि भई इन्होंने भी कभी कोई जातिवादी, मुझे भी कोई याद नहीं आता कि हमने कोई जातिवादी जात के कारण किसी को दोस्त बनाया हो या दुश्मन बनाया हो। कोई भी नहीं, हर तरह के मित्र थे, हर तरह के पड़ोस में खेलने वाले लोग थे। तो वो उसमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना, कॉलेज में हुआ डूंगर कॉलेज बीकानेर में, ना इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में, ना उससे पहले फोर्ट स्कूल बीकानेर में या मोहल्ले में। तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये जातिगत जो धारणाएं अधिक बढ़ी, अधिक तीक्ष्ण हुई, वो एक पॉलिटिकल गेम है, वो वोट कैचिंग है कि भाई जात में एक आदमी किसी जात का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा।
अगर राजपूत मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा या जाट बन जाएगा या ब्राह्मण बन जाएगा तो उससे हो क्या देगा? क्या वो राजपूतों का, जाटों का और ब्राह्मणों का कोई विशेष लाभ कर देगा? तो ये तो जनतंत्र की मुख्य जो बेसिक जो मूलभूत धारणा है उसके ही खिलाफ है। तो ये सारा का सारा तंत्र मुझे लगता है, बहुत ही विनम्रता से मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वोटों का चक्कर है। जिस तरह से एक वर्ग विशेष को अपीजमेंट करने का एक बहुत लंबा सिलसिला रहा है, क्योंकि वो एन मास वोटिंग करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम नहीं जा रहे। तो वो भी तो एक इसी का कारण है। भाई राम मंदिर आंदोलन हुआ तो एक कितना लंबा आंदोलन था। उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसका जो इतिहास है, उससे तो हम मुंह मोड़ नहीं सकते। चाहे वामपंथी इतिहासकार कुछ भी लिख दें, वास्तविकताएं तो रहेंगी। तो साहिल साहब, ये इन्होंने पर्सनल काफी पैशनेट अपना अनुभव दिया है, और मेरा भी एक जिज्ञासा है मेरी, आप लोग इसको अधिक सामने से देखते रहे, तो मेरी तो एक सामान्य नागरिक के लिहाज से एक जिज्ञासा है। तो साहिल साहब, आप इसमें जो मैंने छोटी-मोटी बात कही और नीरज जी ने अपना एक परिप्रेक्ष्य और अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, वो बहुत सारी बातें सामने ला रहा है। साहिल साहब। हर बिंदु अलग अलग समावेश हो गए इसमें। नीरज जी ने हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। और मैं तो इस देश में भगत सिंह से बड़ा वामपंथी किसी को नहीं मानता। हुँ, वामपंथी का सही आइडियल हमारे पास अगर कोई है भारतीय संदर्भों में तो वो भगत सिंह है। और यहाँ ये बात जरूर मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि केवल वामपंथी नहीं, किसी भी कोई भी पार्टी राज में आने के लिए और फिर राज को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए सहारा तो बात ही देती है। ये सबका साथ सबका विकास क्या है? यही तो मार्क्स है। और गैर बराबर हो, यही तो मार्क्स है। धन और धरती बच रहे, यही तो मार्क्स है। भारतीय संदर्भों में दरअसल हुआ क्या है कि हम लोगों ने थ्योरी को अडॉप्ट किया। हम में हमारे ये तो कर्म अफीम है, मार्क्स में लाए, लेकिन पूरा जुमला बोलते हैं। और ये जो है ना हमारे यहाँ कि हम संदर्भ से काट करके आगे और पीछे की लाइन को काट करके बीच में से खाली अपने मतलब की बात को कोट कर देना। जैसे आरएसएस के लोग कोट करते हैं कि गांधी को पटना की तारीफ की, लेकिन वो तारीफ वाली जो 2.5 लाइनें हैं उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, वो पूरा रेफरेंस नहीं बताते। ये गलती हमारे भारतीय मित्रों ने की है। मार्क्स का पूरा जुमला है कि धर्म अफीम है, लेकिन ये दीन का संबल भी है। और मैं दावे से कहता हूं कितने वामपंथी इस देश में हैं जो दीन के संबल की बात करते हैं। बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे वो। करता हुआ, जबकि ये है कि धर्म अफीम है लेकिन का संबल भी है। वो मार्क्स जो भारत में आया, वो मार्क्स जिसने जनता से मुखातिब नहीं किया अपने आप को, वो मार्क्स इतनी है चीजों को, वो कह रहा है दीन का संबल भी है। अब मैं आता हूँ जाति बात पर। जी। तो बहुत सीधा मेरा ये है कि आदमी और आदमी में भेद करना और वोट के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना, जात अधिक बुरा है, धर्म अधिक बुरा है। भरकर ले लें वो ज्यादा अच्छा है, या जाति को अपना समावेश करके सम्मिलित करके इकट्ठा करके वोट ले लें वो ज्यादा अच्छा है। ये भी हमें करना चाहिए, इस पे भी हमें कभी बात करनी चाहिए कि दोनों में अधिक बुरा क्या है। धार्मिक आधार पे आदमी आदमी में विभाजन बुरा है, या जातिगत आधार पे आदमी आदमी में विभाजन बुरा है। उद्देश्य दोनों का ही वोट लेने की। आप कुछ कह रहे हैं माधव जी? नहीं, इसमें फिर नीरज जी का जो है इसमें टिप्पणी चाहिए, जो आप के भी ये तो प्रजातंत्र में अंततोगत्वा वोट की लड़ाई तो चलेगी, और जो सुगम रहेगा, जो कुछ व्यक्ति विशेषों को, पार्टियों को या कि नेताओं को सुगम रहेगा कि भी हमें जात की तरफ जाना है या कि धर्म की तरफ जाना है, तो वो उस हिसाब से उसका करेंगे। लेकिन जात की जो राजनीति है या कि जात की जो विमर्श है,
उसको तो एक विचारधारा ही उसको संबल में, और उन्होंने, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि भी वो दीन की कभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही जगह हमला करेंगे वो। उसके भी कुछ कारण है, लेकिन वो फिर हम विषय से भटक जाएँगे। जी, ये जो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे मुझे तो अपने पूरे समय में बचपन से अब तक, ना तो मैंने सामने-सामने, देखिए सरकारी तंत्र एक अलग है, वहाँ हमने बड़े नक्शे देखे हैं, वो अलग बात भटक जाए। मैंने ना तो किसी को डिस्क्रिमिनेशन होते हुए अपने पास में देखा है, और ना मैंने किया है, हुआ है, बल्कि कई जगह उल्टा हुआ है कि ज़बरदस्ती जो है वो हमको गाली पड़ जाती है कि भई आप तो ठाकुर हो और आप तो ये हो और आपको समझ नहीं है, आपको ये क्या है, आपने तो वो किया है, ये गाली पड़ जाती है। वो साहिल साहब का भी उसमें अनुभव होगा। मैं ये एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे, जी, हम इस बात को पूरी तरीके से इस बात से मूंद नहीं सकते कि हुँ, अपने इस राजस्थान में ही जी। मेरी ही कमी है कि हम राजपूतों के ये लोग आज भी बहुत सारी जगह गाँव में तो घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं लोगों को, कि नहीं, वो जिस बहुत कम कानून है, पर उसको ड्रामेटाइज़ बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, मेरा है, निवेदन है आपसे। है तो ना, कम ज्यादा की बात नहीं है तो नहीं, ना। वो तो देखिए नैरेटिव में तो नीरज जी के पुराने साथी जो है ना, वो बड़े पारंगत हैं। एक घटना को पूरे देश पे लाद देंगे, एक घटना हो जाए कहीं पे, सैकड़ों घटना हो जाए, उनको चिंता नहीं होती, सोते रहते हैं। भई ये जो नीरज जी के पुराने साथी हैं, वो महापारंगत हैं, उसके वो हेडमास्टर क्या समझिए, वाइस चांसलर हैं। यस, ये आप कहना वो चाहेंगे? तो देखिए फिर हमें पड़ेगा कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो धर्म हुँ। के आधार पर राजनीति करने में पारंगत हैं, फिर हमें ये भी कहना चाहिए ना। नहीं, नहीं, तो हम बिल्कुल उनको देखिए एक रिएक्शन, हम मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही धर्म की राजनीति कैसे चलेगी? उसका रिएक्शन तो आएगा। एक्शन नहीं एंड नहीं, रिएक्शन तो एक जो है ना बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक मतलब प्रक्रिया है। तो तो ये वो तो थ्योरी आएगा ही आएगा ना। आप जारी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो एक विवादास्पद है, हम विवाद की तो बात कर रहे हैं ना। हम नीरज जी की भी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं तो सामान्य व्यक्ति की, जिज्ञासु व्यक्ति की तरह से ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ दोनों विद्वानों से। यस नीरज। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भारतीय मस्तिष्क बन जाता है ना हमारा 30-35 साल तक, ये जी, इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि इसको जो हमारा डिसीजन प्रोसेस है, हमारा टेस्ट का जो पैलेट, आवर टंग, आवर पैलेट, नो वन एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस रीजन, इंडिया पाकिस्तान थोड़ा बहुत, बाकी ऊपर के लोगों को उतना पैलेट और उतना जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उतना वहाँ सिस्टम्स में नहीं है। मैं इसी मंडल कमीशन के परिवेश में आपको बताता हूँ कि सर जब ये सब हो रहा था तो एजुकेशन पूरा लगभग दिल्ली का मेरे हाथ में आ चुका था। उसी वक्त एक फ्रांस में एक न्यूज़पेपर चलता है लमोन, LEMOND, लमोन, तो एक पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो यस, वहाँ यस। की एक बड़ी एक जर्नलिस्ट मिचेल, उसको जाने पा कहीं से वो आई हुई होगी, कैसे क्या होगा, लेकिन वो खोजबीन करती करती हमें जेएनयू आ गई। हुँ, फिर उसने, क्योंकि ये सब चालाक होते हैं, तो पता करके उसको मेरा ही पता चला भाई ही इज लीडिंग एंड ही हैपेंस टू बी ए, तो लेफ्ट ओरिएंटेड, लेफ्ट मूवमेंट से निकला हुआ लड़का है। तो मेरे उस बिजी स्केड्यूल में 72 आवर्स सोया नहीं था, खाना नहीं खाया था, क्योंकि जेल में पॉलिटिक्स करना एक आसान काम नहीं होता है। जब आप कोई भी नया मंत्र में लाते हो तो उसको कन्विंस करने के लिए आपको रूम टू रूम कैंपेन करनी पड़ती है। और जैसा मैंने कहा जी। था, मेरे साथ सिर्फ एक तो शुजात पांडे वो जुड़ा था, फिर एक लड़की थी नीता सिंह, वो मतलब उसको वो आ गई थी मेरे पास। तो हम 3 लोग थे सिर्फ। फिर जयशंकर एक और लड़का था, वो एक्सट्रीम लेफ्ट का होता था, ही फॉलोड मी। लेकिन तब भी हम 4-5 लोग मिलकर क्या, तो मुझे रूम रूम कैंपेन करना पड़ा था। एंड आई एम प्राउड टू से जेएनयू की हिस्ट्री में विदाउट जेएनयू एसयू बैनर 1200 प्लस का प्रोसेशन लेके मैं निकला हूं, टॉर्च लाइट प्रोसेशन, विदाउट गिविंग एनी नोटिफिकेशन टू वसंत विहार पुलिस स्टेशन। और मैं इसलिए प्राउड कहता हूं सर, मैंने उस वक्त कोई भी ऑर्गेनाइज, जो हमारा जो कॉमरेड जो होते थे वो सब के बिना, और उस वक्त जेएनयू की स्ट्रेंथ कितनी थी,
1600, जिसमें से करीब 150 तो डे बोर्डिंग के, मतलब वो दिल्ली में रहते थे शहर में, बाकी हम सब रहते थे। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 1500 लोगों में से 1200 लोगों को अपनी हॉस्टल कैंपस से लेकर मैं पीछे चला था। विच मीन्स व्हाट, जेएनयू जैसे पढ़े लिखे कैंपस के अंदर लोग आक्रोशित हुए, आंदोलित हुए कि भाई ये चीज जो आ रही है वो गलत है, तभी तो उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि जेएनयू में उस जमाने में ऐसे साथ नहीं मिलता था। मैंने कहा 72 घंटे में ना तो सोया था ना खाना खा पाया था, मतलब मेरा गला उसके बाद से खराब है। मैं कभी भी अभी वो म्यूजिक की अच्छी चीजें वो नहीं कर पाता। मेरे सब लोग कहते हैं कि मैंने उस वक्त अपना ये लॉस्ट योर वॉइस, वो आसान नहीं होता सर। वहां मैंने काम किया, कुछ लोगों को तोड़ा, लेकिन वो मेरे प्रोसेशन में तो आए, लेकिन फिर भी। और उन दिनों मेरे लेफ्टिस्ट जो हमारा ऑर्गेनाइज लेफ्ट था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे वो पार्टी से निकालना, मतलब कैंपस के अंदर आपने फिर दोबारा तबाही ले लेनी है। लेकिन अब मैं इस पे आता हूँ कि वो जो लड़की जो लमोन की थी, देखिए वो कैसे रिसर्च करते हैं करके वो मेरे पास आई। तो उसने सबसे पहले जब मेरे से बातचीत करना शुरू किया तो मैंने भाई ठीक है, मेरे कमरे में आओ बातचीत करते हैं। तो उसके मैंने वही फिर ये जो अपने क्या है बाहर के लोग हमारे वहाँ ये सारे कुक होते हैं, तो मैंने उनको कह के मैंने गया वो आई है, तू ब्रेकफास्ट मेरा जो भी है इसमें कमरे में भेज, तो उसको मैं खिला दूंगा। वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, बातचीत करना शुरू है। तो उसने मुझसे सबसे पहले कहा, hey, but you are a progressive guy, you are talking about social equality, so how come you are going against this मंडल कमीशन, ये तो इक्वलिटी ला रहा है। तो मैंने उसको सर कन्विंस किया, समझाया। 3 दिन वो इंटरव्यू करने के लिए रेगुलर आती थी सर मेरे पास, और लगभग 3 से 3.5 घंटे मेरे साथ कैंपस में मेरे साथ रहती थी, बातचीत करती थी। वो 3 दिन चला, लेकिन फाइनली मैंने उसको जब कन्विंस किया तो उसने मुझे बताया था कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस आर्टिकल आउट। मैंने कहा राइट पर्सपेक्टिव में आप लेके जाओ, आप बदनाम मत करो कि भाई जेडीयू का जो स्टैंड है उसे एक बिना सोचे समझे। मैंने उसको उसी के लॉजिक से मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के तहत इसको काटा था मंडल कमीशन को, तो दिस इज ए डिस्ट्रक्शन इन अवर सोसाइटी। और वो कन्विंस हुई थी बाद में, वो मतलब जाते उसने बड़े हाथ पाथ किए थे, गले वाले मिल गई। मतलब मेरा मतलब कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हो जब लॉजिकली आप जाते हो। आज भी जब मैं कभी जाति के विरोध कोई बातचीत कहता हूँ या किसी चीज को काटता हूँ, तो मैं भी आपको बताया था कि कुछ दिन पहले मेरे पुराने कुछ लोग जागे हमारे सीपीएम, तो उन्होंने कुछ एक रिएक्शन दे दिया, मैंने उनको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे डाला। तो उसके बाद फिर फाइनली वो क्या हुआ कि बट नीरज नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ द लेफ्ट ओनली। देखिए कम से कम, लेकिन उन्होंने क्या, वो मेरे साथ, क्योंकि मैं उनका अभी भी क्लोज हूँ, कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि मेरे अगेंस्ट वो चीज निकाल दें, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं बेसिकली दिल से प्रोग्रेसिव आदमी हूँ मैं। बट आई डोंट वांट टू बी, अगर आपने लेफ्ट का मतलब ये निकाल दिया है कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट हो, तो मैं नहीं हूँ उसमें। I carry myself on my own legs, man. I don't need somebody else's crutches to carry my weight. I can carry it on myself with my ideology, with my thinking. अगर उसमें मुझे कहीं कमी आएगी, मैं साहिल साहब से, आपसे, जिनसे सीखने का मौका मिलेगा सीखूंगा, अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा। लेकिन मैं किसी एक चीज में बंद के किसी चीज को सपोर्ट कर दूं, तो आंदोलन का भी मैं जो उस पर लौट कर आना चाहता हूँ कि ये आंदोलन एक नैरेटिव के तहत भी चलते हैं। तो वो नैरेटिव अगर आपने सेट बहुत एजेंडा बेस्ड है, बहुत सॉलिड परिवर्तन लाने के लिए आपके लिए है, तो लीडरशिप में वो क्वालिटी, उस तरीके का कमिटमेंट, उस तरीके का कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप एक झूठा प्रवेश की मुझे से, अब जैसे अरविंद केजरीवाल आए थे भाई, इन्होंने क्या कर दिया उस आंदोलन, अन्ना के आंदोलन से आपको क्या मिला भाई, क्या कर रहे हैं वो इस वक्त? तो ऐसे आंदोलन ना हो तो ज्यादा अच्छा है सर। तो ऐसे आंदोलन, क्योंकि इसीलिए मेरा मानना क्या है कि ये आंदोलन शब्द, क्रांति, संपूर्ण क्रांति, क्या होता है कि सर कुछ तो बहुत लोग पढ़ लिखने के बाद उसकी गहरे मतलबों को समझने के बाद कहीं यूज करते हैं, फिर उसके बाद किसी डिबेट से वो चीज निकलकर छोटे शहरों में आ जाती है, और वहां का जो थोड़ा बहुत पढ़ के जो साहिल साहब जैसे साथ बैठेंगे, जिसको मौका मिल गया ना, फिर क्या उसका, ओए मैं तो साहिल बन गया। अब वो साहिल बना है कि उसने कितना पढ़ी है और फिर अपने जीवन में उसने अनुभव करे, तब वो साहिल बना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, 4 आदमी बैठ के आ जाएंगे, बाद में बैठ गया। अब मैंने आपके, जब से आप लगाऊं जेके के, मैंने आपके कई वरिष्ठ है मुझसे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं सर, मेरा एक समय था कि ऐसे लोगों को मैं अपने पास बैठाता नहीं था, because I can make out their hypocrites, biggest hypocrites। और आप उनके साथ जब किसी आंदोलन को चलाने की कोशिश करते हो, ऐसे लोग जब आपके लीडर बन जाते हैं, तो सर वो आंदोलन का फिर मतलब टोटल जो उसकी आत्मा तो मर चुकी होती है, तो आंदोलन तो होता नहीं है, वो एक आपका एक हिडन एजेंडा है, उसको आप चला रहे हो। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं मैं आपने तो बड़ा पैशनेट, क्योंकि आपका खुद की जिद्दोजहद रही है। मतलब ये दूर की बात नहीं है, अखबारों की पढ़ी और नेताओं की सुनी और भाषणों की हाँ, बात मैं नहीं। वो नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी बीती है, जो जिद्दोजहद रही है, क्योंकि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल नैरेटिव था, जब उसको एक नई हवा, एक नई आँच दी जा रही थी, जब उसको भभकाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ आप अपने अपने जो भी आंकलन था, आपकी जो धारणाएँ थी, उसके विरोध में आप खड़े हुए, तो डेफ़िनेटली वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो साहिल साहब, ये जो मतलब जो पार्टियाँ जो आज की रियलिटी है कि बिगर जो है वो ग्रुपिंग कहाँ है? अगर बात भी की जाए। तो इवन जो एडवांस डेमोक्रेसीज़ है, जैसे कि कनाडा है, वो एक विशेष वर्ग को जो भारत से गया है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र उस वर्ग से आते हैं। तो वो वो मेरी रात के 1 बजे से ही ठुकाई शुरू कर देंगे कि तू क्या बोल रहा है? तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब एक एक प्रोग्रेसिव हम कह सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में। कि वो वोट बैंक वहाँ भी चल रहा है, वो लंदन में भी चल रहा है। लंदन में तो मेरा पर्सनल अनुभव है, जर्मनी में और बेल्जियम में भी है, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप एन मास वोट करता है, जो भारत में भी करता है। उसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं और सेकुलरिज़्म वहीं फलित होगा, उसी तरह से ज्वलित होगा और उसी तरह से वो खड़ा होगा। तो ये और जातिवाद का भी सहारा वो ले लेंगे। यानी कि जो एक धार्मिक धर्मांधता है, इसका असर हमने कश्मीर में देखा है, जो बंगाल में हम देख रहे हैं और भी जगह देख रहे हैं। वो धर्मांधता जो है वो तो है ना सामने, उससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं? और उसका सामना करने की एक बहुत ही छोटी-मोटी कोशिश अभी पिछले दिनों में शुरू हुई है, जिसका आरंभ शायद राम मंदिर के उससे हुआ। तो एक तरह की धर्मांधता को तो हम सेकुलरिज़्म मान रहे हैं और उसके उत्तर में या बहुत सारे दबे-कुचले तो वो हैं। आप ये देखिए कि बनारस बहुत जाना-आना होता रहता है, मौसा जी वहीं रहते हैं और बहुत लंबे समय से जाते रहे हैं कि वही समय था ना 1955-56 का कि अरब के शाह की यात्रा बनारस में हुई और पूरे मंदिरों को हरे कपड़े से ढक दिया गया। तो ये कौन-सा सेकुलरिज़्म था? ये तो अपीजमेंट था ऑफ द एक्सट्रीम लेवल। तो जब एक बिल्कुल सीमाएँ लाँघ दी जाएँगी, एक पर्टिकुलर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तो उसका रिएक्शन कहीं न कहीं तो आएगा। तो साहिल साहब इस पे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मदद से आपकी बात से, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैंने पब्लिक फोरम से भी कहा है जी, कि जी। कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, और वो फिर चाहे हिंदू कोड बिल का मैटर हो और फिर चाहे वो शाहबानों का मैटर हो। मैं 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। जी, 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 जी। केवल एक ही एग्जाम्पल देना पर्याप्त होगा कि देश का पहला लोकसभा का चुनाव जब हुआ था, तो उस जी, समय मौलाना आजाद को एक ऐसे क्षेत्र से लड़ाया गया जहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक थी। जी, जी, जबकि जी। ये वो दौर था कि अगर मौलाना आजाद को जयपुर से लड़ाया जाता या और भी कहीं से लड़ाया जाता, जहाँ जीत जाते, जीत अ, जाते, जीत जाते। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। अब वो क्यों किए हैं, बंटवारा होके चुका था, उसके पीछे उस समय की जो लीडरशिप थी उसमें क्या बात थे, क्या वास्तव में कोई इंटेंशन गलत था, या कि वो बंटवारे से जो उपजे हालात थे उनकी जी, पृष्ठभूमि में चीजें हो रही थी। जी, ये जी, बहुत सारी जी। चीजें हैं। लेकिन मैं फिर लौट के उस बात पे आता हूँ कि अगर एक्शन और रिएक्शन की हम बात करें माधव जी, तो फिर तो हम इस जातिगत जो पॉलिटिक्स की हम जो अभी बात कर रहे हैं वो अपने आप जस्टिफाइड हो जाती है, अगर एक्शन और रिएक्शन की थ्योरी अप्लाई करना चाहेंगे अगर हम। क्योंकि नैरेटिव कोई एक दिन में तो बनता नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी आप SC ST और लोगों के पास जाइए और राय पूछिए बहुत ईमानदारी से ठाकुरों ब्राह्मणों के बारे में। कोई संकोच, मैं राजपूत हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाऊं हर चीज से, या बिल्कुल ही गुडी गुडी बातें करने से तो काम चलने वाला है नहीं। जी, जी, और जी। मुझे यहाँ एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से जोड़ना चाहता हूँ कि
मैं अपने जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ इस बात को, कि इस बात का भी तो कभी मुझे उत्तर दो भाई, कि दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों और तमाम तरह के समाज के सुधार के जो आंदोलन हुए, वो सब सवर्णों ने ही क्यों खड़े किए? वो जी, ठाकुर ब्राह्मण ने किए वो सारे के सारे। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल वो सही। एज फार एज डॉक्टर अम्बेडकर इज कंसर्न, तो मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ माधव जी के, आज ठीक है अम्बेडकर को हर आदमी हर पार्टी माथे पे ढो के चल रही है, लेकिन अम्बेडकर का हमारे भारतीय धरातल पर, माफ कीजिए, वैसा बहुत विजयी इम्पैक्ट कभी रहा नहीं है। याद करिए वो दौर को, अम्बेडकर ने जब कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने चुनाव लड़ा, तो जी, जमानतें जी, नहीं बची, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जमानतें नहीं बची थी उनकी किसी जी, की जी, भी। बिल्कुल, तो अच्छा, एज फार एज अम्बेडकर इज कंसर्न, तो बड़ौदा महाराज का कंट्रीब्यूशन और तमाम लोगों का बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन उनको बिल्कुल, इग्नोर बिल्कुल। नहीं कर। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण, साहिल साहब आपकी परमिशन से मैं बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि कई 5-6 साल हो गए, श्रीमान जाने-माने यशस्वी पत्रकार श्री रवीश कुमार फेसबुक पे मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने एक लेख लिख मारा। उस लेख की मुख्य पृष्ठभूमि ये थी कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया और कुल मिलाकर के मोटे-मोटे तौरों पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गमलों को, गलियारों को, कक्षाओं को, बेंचों को, प्रोफेसरों को और उनके बाग बगीचों को सलाम किया कि उन्होंने जो है वो अम्बेडकर साहब को जो है वो वहाँ पे शिक्षा दी और ये किया न वो किया। तो मुझे ये देर में समझ में आया, तो मैंने कहा कि भई इस शिक्षा यात्रा में अम्बेडकर साहब की जो शिक्षा यात्रा में जब तक आप महाराजा बड़ौदा का आप उल्लेख नहीं करेंगे, तो ये अधूरा ही नहीं, ये एक बहुत ही बुरा लगेगा। और मैं नहीं समझता कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको है जानकारी, लेकिन आप जानबूझ के अपने जो कथानक और नैरेटिव पैडलिंग की जो दबाव में आप इस सब मतलब सर्वविदित है, उस जानकारी को आप क्यों झुठला रहे हैं? तो उसपे बहुत सारे लोग फ़ॉलो हो गए, मैं तो ये लिख करके और वहाँ से फ़ारिग हो गया और मैं अपने दूसरे काम में लग गया। शाम को मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आईं, लेकिन अंत में इन महान क्रांतिकारी पत्रकार ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, पाप कटा। तो ये जो झूठ का एक संसार है और ये जो झूठ का संसार है, ये लगातार चलता रहा है कि आप एक विशेष दिशा और दृष्टि के साथ में जो तथ्य हैं, उनको तोड़-मरोड़ के पेश करते रहें और अपने राजनीतिक जो उद्देश्य हैं, उनको करते रहें। यस सर। मैं माधव जी की आपने बात की है, मैं आपसे एक प्रश्न, क्या नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वो कहें कि अगर अब बड़ौदा महाराज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो अम्बेडकर नहीं होते? क्या ये लोडेड क्वेश्चन है, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं नहीं इस सुनिए, बारे में नहीं, क्योंकि ये एक परसेप्शन बिल्डिंग है और परसेप्शन राजनेता और कम से कम नरेंद्र मोदी तो इसमें माहिर हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैं दूसरी बात नहीं कहूँ। देखिए, यस सर। विश्वनाथ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 14 अप्रैल को छुट्टी डिक्लेयर की जी। ना? इंग्लैंड के अम्बेडकर जी जिन घरों में रहे थे, उनको स्मारक का रूप किसने दिया? आदरणीय नरेंद्र मोदी। जी, जी। ठीक है। और अभी जाति की हम लोग बात कर रहे थे माधव जी, तो वो इतनी स्ट्रांग और डिस्प्यूटेड है कि अभी एक बयान राहुल गांधी ने दे दिया और सदस्यता चली गई और वो सारा खेल है, लेकिन बीजेपी को ये नैरेटिव लेना पड़ रहा है लोगों के सामने, साहब ओबीसी को गाली दे रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अभी नहीं, वो ओबीसी की उसी नैरेटिव का जो है ना उत्तर है, आप समझिए एक ही तरह का नैरेटिव है। कुल मिला के अगर उसके धरातल में जाएँगे, उसकी खोज करेंगे तो सर वो ही एक ही तरह का नैरेटिव है कि आप जो है वो किसी एक जाति विशेष के जो है ना वो भावनाओं को उद्वेलित कर रहे हैं। इसकी परिपाटी एक नहीं, बड़े लंबे समय से रही। मंतव्य और जो मंतव्य है वो एक ही है कि येन केन प्रकारेण
आपको सत्ता में आना है। आज भाजपा की जो सरकार है या विभिन्न प्रदेशों में सरकार है, वहां आप देखेंगे तो जातिगत पॉकेट्स के जो नेता हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो चाहे सरकार हो। नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसा सही है और मेरे ख्याल में अगर ऐसा है और बिल्कुल वो सामने नज़र भी आता है कि नरेंद्र मोदी भी तो कुछ उसी समाज से आते हैं। मतलब होता तो ना, ये हालांकि एक भारतीय समाज की यानी कि देखिए जगजीवन राम कब आ गए थे? जब इस तरह का जातिवाद का वितंडा जो है ना वो इतना गंभीर रूप में नहीं था। तो वो तो एक स्वतः प्रक्रिया थी ना और भी बहुत सारे लोग आए होंगे। तो ये भी तो उसी क्षेत्र से आ रहे हैं। ये अगर ये ब्राह्मण और जैसे योगी आदित्यनाथ पे बार-बार ये मढ़ दिया जाता है कि वो ठाकुर हैं इसलिए ये करते हैं ना वो करते हैं। तो नरेंद्र गलत मोदी बात। पे तो ये कम से कम नहीं लागू होता। वो तो उसी क्षेत्र से और उसी जाति, उपजाति या कुछ भी आप कह लें उसी से आते हैं। तो नीरज जी आप इस बारे में वैसे तो ये एक चर्चा ऐसी है कि वो इसके इतने आयाम हैं, इतने विभिन्न पक्ष हैं और इसमें आप जैसे दोनों विद्वान मित्र कई और भी जो है वो उसमें बिंदु खोज सकते हैं, उसकी लंबी मीमांसा हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत ही रुचिकर और बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें कोई सीधा-सीधा आंसर नहीं है हमारे पास में क्योंकि ये बहुत ही एक जटिल बात है और इसकी बुनावट भी बहुत ही गुंथी हुई है। तो नीरज जी आप कहें और फिर साहिल साहब कहें और फिर अब तो सवा घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो मेरे ख्याल में इसको विराम देना चाहिए। लेकिन ये मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ी रुचिकर और एक बात है क्योंकि दोनों विद्वानों का अपने-अपने क्षेत्र में एक बड़ी ही पुख्ता नज़र है और विश्वास है, तो वो सामने आया है बहुत सारे आयामों से और बहुत सारी जो वृत्तांत आपने बताए हैं और नीरज जी ने बताया। हाँ, नीरज जी बताएँ, फिर साहिल साहब के पास समापन के लिए चलते हैं। देखिए मैं सर अपन जिस विषय पर बात करने में शुरू हुए थे आंदोलन में उसी पर आता हूँ कि आज भाई 9 साल हो गए और 10वीं साल शुरू हो जाएगी मोदी रूल को। तो अब कुछ लोग भाई कहते हैं कि मोदी जी के विरोध में हमको कुछ करना है या करना चाहते हैं। मैं तो उनको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त जी। अगर कोई सच में कोई मूवमेंट खड़ा कर सकता है तो द प्रिंसिपल्स ऑफ 70s एंड अर्ली 80s ऑफ लेफ्ट मूवमेंट, ईमानदारी से ये मेरा मानना तो क्या है कि अगर आप लेफ्ट के लिए अगर दिस इज द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन दे विल हैव टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द क्रचेस ऑफ कांग्रेस ऑफ ऑल दिस एंड ऑल दैट। एक बार उनके हाथ से वो त्रिपुरा चला ही गया, वो आएगा त्रिपुरा था और जिसके लिए ये सारी गणित कर रहे थे वो केरला वेला में इनका खत्म होता है तो हो जाइए, लेकिन आप ईमानदार बनिए। आप सोसाइटी के वेलफेयर की जेन्युइनली बात कीजिए। आप अपीजमेंट के तहत आके कोई काम मत करिए। देखिए मोदी को लोग करते हैं, मेरी एनालिसिस क्या हो रही है मोदी को। नीरज जी मैं एक छोटा-सा इंटरवेंशन आप दोनों विद्वान मित्रों की परमिशन चाहता हूँ कि ईस्ट जर्मनी में मैं लंबे समय तक काफ़ी रहा हूँ और वहाँ की बार में और मेरे जो व्यापारी मित्र थे, शुद्ध व्यापारी मित्र, वो मेरे ऊपर नाराज़ होते थे कि यार तेरा क्या मतलब पॉलिटिक्स है यार, तुझे ये जर्मन जो है ना लंबे-चौड़े हैं, 6 फुट वाले तुझे कुट देंगे यार, तू व्हाई डू यू आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चन्स? सो लेकिन वो बुजुर्ग लोग थे, वो एक आधा पैग लगा के चले जाते थे अपने कमरे में सोने। तो आई व्हेन आई आस्क सर्टेन पीपल कि भई आपका जो वामपंथ का शासन था, उसका आपका क्या अनुभव है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने आकर के यहाँ कुछ वामपंथी मित्रों को बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम तो सीआईए के एजेंट टाइप के आदमी हो, तुम तो ऐसी बकवास कर रहे हो। लेकिन मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। मैंने वहाँ की बार में रोते हुए देखा है, फिर उन्होंने कहा कि हू आर यू एंड फ्रॉम वेयर यू हैव कम एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू हैव इन आवर पॉलिटिक्स एंड आवर पास्ट। तो मैंने कहा नहीं आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट व्हाट हैपेंड बिफोर द फॉल ऑफ द जर्मन बर्लिन वॉल। तो मैं तो इंसब्रुक में था, ईस्ट जर्मनी था। इंसब्रुक में वामपंथी शासन का और पार्टी का बहुत बड़ा एक वो उसका इतिहास है। तो वहाँ पे लोग परिवार पूरा और मुझे ये लगता था कि मैंने कि क्या कर दिया? मुझे ये इसमें था कि वो जिस होटल में ठहरा था उसी की बार थी तो मुझे कहीं जाना नहीं था।
देर भी हो जाती थी। तो सचमुच लोग रोते थे कि कैसे हमारे बच्चे मारे गए, कैसे हमारे माँ-बाप मारे गए। तो ये तो एक उस देश का अनुभव है जो कि मैंने सामने देखा है, जो कि वामपंथ के रूल में रहा है। होनेकर का शासन, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा नृशंस शासन जहाँ भी वामपंथियों का हुआ है। मैंने तो कलकत्ता की सड़कों पे वोटिंग के दौरान में बम फूटते हुए देखे हैं, और मैंने अपने परिवार के लोगों से पूछा है कि भई आप लोग जो कि कलकत्ता में 40 साल से रह रहे हैं कि आप वोट करने क्यों नहीं जा रहे हैं? कहते हैं भई हमको ये कांग्रेस का वोटर मानते हैं, तो हम तो जाते नहीं हैं, हमारा वोट यही डाल देते हैं। और फिर दादा लोग आते थे मार्क्सवादी पार्टी के, कहते हैं कि बाबू होई गेलो छे, मतलब आपका वोट पड़ चुका है, होई गेलो छे। तो मैंने कहा जी ये कौन है? कहते हैं साहब ये सीपीएम के बड़े नेता हैं, इस क्षेत्र के नेता हैं, और इन्होंने आपको बताया कि भई आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की, वहाँ बम-वम फूट रहे हैं, वहाँ लड़के-वड़के बदमाश हैं। तो ये वास्तविकता है, और आज मुझे नहीं लगता प्रताप भानु मोहता आज जो अशोका यूनिवर्सिटी में वामपंथ पे भाषण दे रहे हैं बिना एनालिसिस के, मतलब जो कुछ पिछले 70 साल में हुआ, 50 साल में हुआ, 100 साल में हुआ, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 20-20 लाख रुपए की जो है वो फीस है, उसमें उन उन लोगों को वामपंथी बना रहे हैं प्रताप भानुमोहता, और फिर वो जो है वो प्रगतिशील अपने आप को कह रहे हैं, दूसरे तथाकथित प्रगतिशील है वो उसके सामने जा रहे हैं कि इनके साथ ये हो गया ना, उनके साथ वो हो गया। अरे तो भई वो अपने परिवार की भी तो हिस्ट्री देखो। मतलब आप एक 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 जो फेल्ड हो गई है आइडियोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। वेनेजुएला में देखिए वामपंथियों ने वेनेजुएला को बर्बाद करके रख दिया है। दे हैव द मिनरल वेल्थ मोर देन द सऊदी अरेबिया इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड व्हाट दे हैव डन। मैंने उसको देखा भी है और समझा भी है, और मैं उसको देखता भी रहता हूँ। और वहाँ पे जो एक जो डेविल्स टावर है, उसके ऊपर तो मैंने कुछ लिखा भी है, उसको डेविल्स टावर है, 114 मंजिल, पता नहीं कितनी 54-55 मंजिल, वो बंद हो गई है वहाँ पे। और वहाँ पे सारे के सारे गुंडे बदमाशों ने, मतलब कि भई वामपंथ के शासन में गुंडे जुआ बदमाश जुआ घर खुला कंट्रोल हुआ वहाँ, उसकी कंट्रोल कई जो फ्लोर्स पे जुआ घर खुले हुए हैं, है और ये ऐसा वेश्यावृत्ति हो रही है कई जगह, कई फ्लोर्स पे वेश्यावृत्ति हो रही है, फेमस। और ये जो वहाँ के जो क्या नाम था उनका, वो आपके जेएनयू में आए थे, तो वहाँ पे कैसी जो है ना वो बाहर आ गई थी कि क्रांति का दूत हमारे पास आ गया है, अब भारत में भी क्रांति हो जाएगी। हमने जो क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम, वेनेजुएला के उसका चे गुवेरा कार्लोस चावेज़, ये तो इतने चावेज उत्तेजित चावेज थे, लेकिन उसने उस पूरे तंत्र को बर्बाद कर दिया। वहां से लोग भाग-भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं। खैर हम विषयांतर कर गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रांति की सबसे अधिक बातें करते हैं, जो समाज के परिवर्तन की बातें करते हैं, उन्होंने समाज को परिवर्तन वास्तव में नहीं किया है। तो साहिल साहब, अब इसको आपके जो आकलन से इसको विराम दें। काफ़ी लंबी मेरे ख़्याल में 85 मिनट की बातचीत हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये काफी बड़ी लंबा। रोचक वार्ता है। देखिए 2 अलग-अलग व्यू सामने आए हैं सर। यस सर। देखिए, किसी भी हेल्दी डिस्कशन में अलग अलग व्यूज का आना जरूरी अवश्य। भी है, और मैं वहीं आता हूँ लौट करके जन आंदोलन, और फिर खत्म करूंगा वामपंथ पे उस बात को। जी। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जन आंदोलन हुए उसमें वामपंथी विचारधारा का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। जी, जी। ये दूसरा है कि सत्ता में आने के बाद उनके खुद के आचरण क्या रहे और कैसे रहे। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा कोई आंदोलन का ऐसा कोई भी विचार जो ये नारा देता हो कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो ये तो हो ही जाना चाहिए। मतलब चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो, ये नहीं चल सकता, ये किसी सिस्टम में नहीं चल सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो और फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है वास्तव, मतलब ये खैर व्यावहारिक बात है माधव जी, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, चाहे जो मजबूरी हो का क्या मतलब, मेरी मेरी कनपट्टी में बंदूक लगा के कराओगे कोई काम? जी, जी, जी। तो जो विचारधारा ये कहती हो कि क्रांति बंदूक की नली से निकलती है, तो माफ कीजिएगा, चीजें छूट गई पीछे, चीजें बहुत आगे चली गई हैं। जी, जी। और ये बिल्कुल ये नेगेटिव अप्रोच है कि क्रांति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है।
ये कोई पॉजिटिव अप्रोच मैं नहीं मानता हूँ। जी, लेकिन हाँ, मैं जी। ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम किसी पंथ विशेष या विचारधारा विशेष पे जब चर्चा करें तो बहुत एकांगी होकर के हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बरक्स जो दूसरी विचारधाराएं हैं और दूसरे हमारे जो लोग हैं, तो उनके आचरणों पे भी हमें गौर करना चाहिए। उसको भी हमें बिल्कुल बख्श नहीं देना चाहिए। मतलब बिल्कुल, हम बिल्कुल। केवल एक ही पक्ष को हम देखें, उसको नेगेटिव बता करके और एक छवि निर्माण करने का काम करें, नहीं, और नहीं, दूसरे छवि को निर्माण करने का अपना तो बता कोई भी उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको हाँ, ध्यान वो रखना। उचित नहीं है। वो मेरा मानना ये वो उचित नहीं है। और दक्षिणपंथी ताकतों ने भी जो पूंजीवाद का नंगा नाच पूरी दुनिया में आज हम देख रहे हैं, और जिससे पूरी मानवता त्रस्त है बुरी तरह से, और गैर बराबरी, इक्वलिटी बढ़ रही है। और मैं मेरे भाई नीरज रावत की इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ जी, कि अल्टीमेटली लौट के तो मार्क्स के रास्ते पे आना पड़ेगा पूरी दुनिया को, केवल भारत को ही नहीं। क्योंकि देखिए, जितनी गैर बराबरी बढ़ेगी, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ेगी, तो लौट के तो उसी बात पे आपको आना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास पे। और मैं एक बड़ी रोचक बात और आपसे यहाँ साझा कर लूं अंत में, कि जी। हो सकता है आपको मेरी बात मजेदार लगे। मुझे पता नहीं भारतीय संदर्भों में ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ, हमारे यहाँ दिल्ली पे राज करने वाला जो दल है, लाल किला जिसके पास है, उस दल का नाम कुछ भी हो, उसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कुछ भी नाम दे दो, भाजपा ये वो, लेकिन जी, चरित्र से उसको कांग्रेस होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली चरित्र से कांग्रेस होना पड़ता है। और ये इस बिंदु को मुझे लगता है कि हमको विचार नहीं, करना चाहिए, ऐसा ये क्यों आप करना। आपका जो एक जो इसमें जो इसकी आपकी टिप्पणी है वो बिल्कुल वो मूल पे उसके चोट करती है कि हमारी जो व्यवस्था है और उसका जो अनुराग है और उसकी मजबूरियाँ भी हैं उसकी मतलब वो उसकी तरफ आपने किया है। तो आप दोनों विद्वानों का लुकाश कुमार सिंह साहिल साहब और नीरज रावत साहब आपने एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जो गुत्थी भरा जो सब्जेक्ट है उस पे अपने अपने आकलन, अपने अनुभव आपने खुल के शेयर किए तो ये एक बहुत ही रोचक और बहुत ही जानकारी से भरा हुआ बातचीत हुई है, जो शायद लोग उससे कई तरह के अनुमान और अनुभव उससे निकालेंगे। तो आप दोनों का लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और देखो, क्या मेरे को माधव जी, मुझे खाली इतना कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो मैंने कहा है, तो कल सुबह मेरे घर पे पथराव ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे सर हम लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नीरज नहीं, जी इसमें आपका इसमें धन्यवाद। मैं बहुत इसमें ही एक ये बात एक ऐसी। सब्जेक्ट है, इसमें सीधा-सीधा कुछ किसी पे हम एग्री भी नहीं कर सकते, डिसएग्री हाँ, भी नहीं कर सकते। नहीं ये नहीं, इस तरह की बात देखिए है। हमारा, देखिए अपन अपन कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस तो है नहीं, मेरे कोई स्टेक किसी पार्टी के साथ इस वक्त है नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे भी मैं, नहीं है। लेकिन शायद हम तीनों एक इतने बुद्धि और इतना आत्मविश्वास तो रखते हैं कि एक अच्छा अपोजिशन अगर इंडिया में तैयार हो, शायद जो भी शासन में होगा उसको अच्छे शासन करने में एक हमारा बैलेंस रहेगा। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो एक मजबूत अपोजिशन क्यों तैयार नहीं हो पा रहा, मैं इस पे आना चाह रहा था, पर समय बहुत ज्यादा हो गया और उसके लिए नहीं, नहीं, आंदोलन की जरूरत है। लेकिन वो अलग आंदोलन कोई प्रोफेशन वाला, पैसे वाला नहीं, एक मूवमेंट नहीं, चलने की जरूरत है ताकि मैं गवर्नेंस नीरज सुधरे। नीरज जी एक साहिल साहब को दोबारा आमंत्रित करेंगे और उसमें जी यही विषय होगा क्योंकि आपने दूसरे देशों में एक तंत्र को अनुभव किया है, उसकी परीक्षा भी ली है आपने और परीक्षा लेकर के ये पाया है कि भई मेरा भारत जाना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन व्यवस्थाएँ वहाँ बेहतर हैं, वहाँ 2 दिन में आपको न्याय मिल जाता है, यहाँ आपको 40 साल में न्याय नहीं मिलता। तो ये इस पे एक आपसे आपके अनुभव शेयर करेंगे, उसमें साहिल साहब की भी जो है वो उसमें वो सम्मिलित होने की आप उनसे निवेदन करेंगे कि वो बहुत ही एक रोचक चर्चा होगी और क्योंकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि भई
आपने एक दूसरे देशों में, जो कि सारे के सारे प्रजातंत्र के देश हैं, कोई अधिनायकवादी या कि उस तरह के देश नहीं हैं, और वहाँ पे छोटे-छोटे देश हैं और बड़े भी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर का आपका अनुभव बड़ा वो है, और फिर मनीला है, और आपका साउथ कोरिया है। तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगे, और उसपे फिर साहिल साहब के भी उसमें उनका आकलन, उनका अनुभव उनको लेना चाहेंगे। उनका इनपुट तो उनका इनपुट आप देखिए, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से वो जो खत्म किया ना, मैं उसको मतलब कह नहीं पा रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप क्योंकि मोदी यही ले तो आओ या राहुल गांधी ले आओ, उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि लाल किला जो संभालेगा उसको कांग्रेस बनना ही पड़ता है। ये मतलब बड़ी अच्छी बात कह दी। इसीलिए मैं कह रहा कि भाई ये शब्दों कभी का कभी जो लोग जाल बुन सकते हैं, हम नहीं कर कभी सकते। लोग ऐसे 2-3 शब्दों में पूरी बात कह जाते हैं, तो ये नहीं, ये पढ़ने लिखने से आता है भाई, चिंतन करने से आता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपके जेके में जो आपने भीड़ इकट्ठी कर रखी है नहीं, मैं वो कौन हूँ भीड़ इकट्ठा करने वाला? वो तो अपने आप सफल हो जाते हैं। वो साहिबा जैसे या दो चार पढ़े लिखों के साथ बैठ के अब पुराने और फिर वो मित्र, ताल ठोक के फिर आप देखिए 40 साल पुराने मित्र सामने आ जाए तो बैठना भी पड़ेगा, कॉफी भी पीनी पड़ेगी, नहीं एक दूसरे बैठेंगे। का आने पड़ेंगे। ठीक तो सब है। तो आप चलिए, बहुत दोनों अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। का बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही रोचक और सारगर्भित और विस्तृत चर्चा, भई जन आंदोलनों का इतिहास और उनके अनुभव और उनका भविष्य। ये इसमें कोई सीधा-सीधा हाँ, ना, अच्छा-बुरा हम नहीं कर सकते हैं। अपने-अपने अनुभव आपने सबने शेयर किए हैं, तो निश्चय ही आप दोनों का धन्यवाद। तो अब इस फिर दोबारा हम मिलेंगे, और एक जो विदेशों में नीरज जी की जो एक अनुभव रहा है, उससे हम कुछ सीखने समझने की और उसकी मीमांसा करने की साहिल साहब की मदद से प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार आप दोनों थैंक को। यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप नमस्कार, दोनों मित्रों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार। तो एक बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत चर्चा एक बहुत ही गूढ़ विषय पे, जन आंदोलनों का विश्वास और उसका में लोगों का विश्वास, उसका प्रादुर्भाव, उसका और उससे क्या अनुभव हम लोगों को मिला, क्या देश को मिला, उस पे 2 बहुत ही विद्वान लोग, लोकेश कुमार जी साहिल साहब और डॉक्टर नीरज रावत की हमने चर्चा सुनी। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही आपसे पुनः निवेदन है कि जिन मित्रों ने और श्रोताओं ने, दर्शकों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, तो अपना वो सब्सक्रिप्शन दोबारा देखें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो प्राइवेट होती है, तो उसको कृपा करके पब्लिक कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।